सबका साथ सबका विकास। पर क्या ये सबका विकास पॉसिबल है? भाई ये डेवलपमेंट है क्या? तुम्हारे पापा की इनकम बढ़ गई, क्या ये डेवलपमेंट है? तुम्हारे नंबर अच्छे आ गए, क्या ये डेवलपमेंट है? उसका कॉल दिन में 2 बार आता था, अब 5 बार आने लग गया, क्या ये डेवलपमेंट है? तुम्हारे घर के तरफ एक अच्छा सा मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल बन गया, क्या ये डेवलपमेंट है? या सती प्रथा बैन हुई, ये विमेन के लिए एक डेवलपमेंट है? तो यार ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में घूमते रहते हैं ना, और एग्जाम में भी घूम फिर के आ जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग एकदम अच्छे से धुआंधार तरीके से इंडिया के बेस्ट एनिमेशन के साथ हम लोग कर रहे होंगे, और इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर डेवलपमेंट को एकदम अच्छे से स्वाहा कर देंगे। तो यार चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को देखते रहो। तो क्या हाल है पढ़ ले गैंग, दिस इज योर एजुकेटर नरेंद्र पाठक, और आज के इस वीडियो में हम लोग तुम्हारा क्लास 10th का पहला इकोनॉमिक्स का चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। पहला क्या है? डेवलपमेंट। यार क्लास 9th में हम लोगों ने ना बहुत ही ऐसे टूटी फूटी इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। पहले पालमपुर पढ़ लिया, फिर हम लोगों ने देखा पीपल एज रिसोर्स कैसे वर्क करते हैं, फिर हम लोगों ने देखा कि पॉवर्टी एज अ चैलेंज क्यों है। मतलब हम लोगों ने ना इधर उधर की बातें करी, डायरेक्ट मेन बात पैसे पर नहीं है। इस बार क्लास 10th में हम लोग शुरू से ही पैसे के ऊपर फोकस रखकर चलेंगे। हम लोग देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, पैसा कैसे आता है, पैसा वर्क कैसे करता है, लोन कैसे लिए जाते हैं, और ये सारे टॉपिक जो डायरेक्टली तुम्हें अपने डे टू डे लाइफ में पैसे से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, वो सब हम लोग एकदम अच्छे से धुआंधार तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो बस शांति से इस वीडियो को देखते रहो। यार डेवलपमेंट ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि जो शुरू में मैंने तुम लोगों को 3-4 टॉपिक बताए कि भाई तुम्हारे पापा की सैलरी बढ़ गई, वो अच्छा डेवलपमेंट हो गया, उसका कॉल आने लग गया, वो तुम्हारे लिए डेवलपमेंट हो गया, सड़कें मेट्रो ये जब बनती हैं तो ये भी तो डेवलपमेंट ही होता है। तो यार हम लोग जब डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो बस इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं पढ़ते हैं। सती प्रथा वाला जो एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया वो सिर्फ इसी वजह से दिया कि तुम ये समझ पाओ कि डेवलपमेंट का मतलब बस पैसा ही नहीं होता है। अनटचेबिलिटी इंडिया से दूर हुई, ये भी तो डेवलपमेंट है। सती प्रथा जैसे कई सारे ऐसे दम घोटू जो हमारे परंपराएं थी वो सब भी बंद हुई, वो भी तो डेवलपमेंट है। रोड बिल्डिंग्स ये सब तो डेवलपमेंट है ही। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आता है कि डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ पैसे वाला डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल होता है। हम लोग तीनों एस्पेक्ट में डेवलपमेंट की बात करेंगे इस चैप्टर में। अब तुम लोग बोलोगे कि भैया यार इकोनॉमिक्स है तो बस पैसे की बात करनी चाहिए, हम लोग ये सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात क्यों कर रहे हैं? हम लोग यार सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात इसी वजह से कर रहे हैं, बल्कि अगर मैं इसे रिफ्रेश करके बोलूं तो हम लोग इसी वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा हैं। हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है। वरना सोचो भाई, अगर हिटलर का राज होता, डिक्टेटरशिप होती, तो भाई जो डिक्टेटर बोलता वही डेवलपमेंट होता कि भाई ये बिल्डिंग मुझे अच्छी नहीं लग रही, इसको तोड़वा दो, और हॉस्पिटल क्या है, यहां पर तो मेरा पार्क बनना चाहिए। तो मतलब हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते ना कि 5 साल पहले हम जैसे थे अब ऐसे हैं। हम लोग देख नहीं पाते कि हमारी जिंदगी सुधर रही है कि नहीं, हमारी जिंदगी में ग्रोथ आ रहा है कि नहीं। ये सब हम लोग मेजर इसी वजह से कर पाते हैं क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा हैं। हम लोग देख पाते हैं कि भाई 5 साल पहले जो अपनी सरकार थी वो उतना अच्छे से काम नहीं कर रही थी, इस बार वाली सरकार ने बहुत ज्यादा काम किया। और फिर हमारे पास एक ऑप्शन भी रहता है कि भाई हम लोग वोट देंगे और नेक्स्ट टाइम फिर से यही सरकार को लाएंगे जिससे कि डेवलपमेंट होता रहे, सेम रेट पर डेवलपमेंट होता रहे। न्यूज चैनल वाले डिबेट करते रहते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। वो इसी वजह से हो पाता है क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। अब यार ये सिर्फ अच्छाइयां ही नहीं है, तुम्हें एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा। तुम्हारे डेवलपमेंट चैप्टर एनसीईआरटी में एक पहले पन्ने पर तुमको एक खूबसूरत सी फोटो देखने को मिल रही है। उसमें तुम ध्यान से देखो ना तो तुम लोग को देखने को मिलेगा भाई सब अपने काम में बिजी हैं। कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई जूस पी रहा है, और सब लोग अपने काम में बिजी हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वहीं एक मजदूर है, वो बेचारा रिक्शा खींच रहा है, उसी के ऊपर पूरा भार लगा हुआ है एक पूरे बिल्डिंग का, और कह रहा है कि यार
इस सिस्टम में सबका डेवलपमेंट हो रहा है, बट मेरा ही डेवलपमेंट नहीं हो रहा। अब इस इमेज से हम लोग क्या समझ रहे हैं, ये देखो यार, हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है लोगों का जिसे हम लोग एक तरीके से लेबर क्लास कहते हैं, जिसके वजह से हमारी जो मेट्रो सिटीज है वो रन कर पा रही हैं, जो वर्क करते हैं। क्या उन तक सच में डेवलपमेंट पहुंच रहा है? क्या उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है डेवलपमेंट की? जरा एक बात अपने दिमाग में सोचो, जब तुम स्कूल जा रहे होते हो और कुछ लोग वहां पर सब्जियां बेच रहे होते हैं, कुछ लोग रिक्शा चला रहे होते हैं, तो तुम्हें उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि इनका गोल होगा कि इनका बच्चा विदेश में पढ़ने जाए, या फिर इनका बच्चा उस स्कूल में भी पढ़ने चला जाए जिसमें तुम जा रहे हो। कितने ही सारे लोग हैं जो गरीब हैं, जिनको खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, फिर भी उनके कुछ ना कुछ एस्पिरेशन होते हैं कि भले ही हमें ये सपना नहीं है कि हमारी 3 मंजिला घर हो, हम लोग मेट्रो सिटी में रहें, बल्कि उनका छोटा ही एक ग्रोथ का एक मकसद होता है कि हमें कम से कम 2 वक्त की रोटी मिले। ये इमेज हम लोगों को यही बता रही है कि ये एक सिस्टम है, डेवलपमेंट एक सिस्टम है। इसी वजह से हमारे एनसीईआरटी ने पहले ही क्लियर कर दिया, भाई ये आइडिया ऑफ डेवलपमेंट कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जिसको हम लोग एक डेफिनेशन में समझ सकते हैं, बल्कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। क्यों? क्योंकि हर इंसान के लिए डेवलपमेंट का अलग मतलब है। अब जो इस इमेज में जो चाचा जी आइसक्रीम खा रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि उनका डेवलपमेंट का गोल ये होगा कि बस 2 वक्त की रोटी मिले? उनका भाई सपना होगा कि जाएं, विदेश जाएं, टॉम क्रूज से मिलें, मार्वल की मूवीज देखें 4DX में। तुम्हारा भी तो है कि उसके साथ जाएं और एंजॉय करें। पर क्या ये जो रिक्शा चला रहे हैं, इनका भी वही गोल है? इनको भी जाना है 4DX मूवीज देखने? नहीं ना। तो हमारा पहला टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, जो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा मोटा मोटी। और अच्छे से समझो। देखो यार, हर एक इंसान का डेवलपमेंटल गोल अलग अलग होता है। डेवलपमेंटल गोल मतलब उनकी एस्पिरेशन, उनके नजर में क्या है डेवलपमेंट, उनकी लाइफ कैसे बदलेगी, उनकी लाइफ कैसे इंप्रूव होगी। हर एक इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है। हमें एक टेबल दिया गया है ना, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल वाला एक टेबल तुम्हारे एनसीईआरटी में है, जो एग्जैक्टली हम लोग को बता रहा है कि भाई हर एक इंसान के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है। जैसे कि मान लो एक पंजाब का रिच प्रॉस्पेरस फार्मर है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि भाई मेरी फसल का जो दाम है वो मुझे बहुत बढ़ा के मिले, मेरे बच्चे विदेश में पढ़ने चले जाएं। यही सब तो है ना उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब। ऐसे ही मान लो एक अर्बन फैमिली की लड़की है, ठीक है, उसका क्या डेवलपमेंटल गोल रहेगा कि उसकी फैमिली उसे कहीं बाहर पढ़ने से ना रोके, कहीं बाहर जाने से ना रोके, बाहर सिक्योरिटी मिले सोसाइटी में, वो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल होगा। ऐसे ही मान लो एक पढ़ा लिखा अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा? उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा कि भाई मैं जो पढ़ा लिखा हूं, मुझे एम्प्लॉयमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, साथ साथ में स्किल डेवलपमेंट के अच्छे अच्छे कोर्सेज हो हमारे पास। ऐसे ही मान लो तुम्हारे पापा का एग्जांपल लेते हैं, वो ऑफिस जाते हैं, तुम्हारे पापा के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? कनेक्ट करके देखो कि भाई ऑफिस जाने का जो रास्ता है वो बन जाए सही से, मजे से अपना चले जाए, कोई दिक्कत ना हो। ऑफिस में एसी वगैरह लगे हो, गर्मी से ज्यादा दिक्कत ना हो, ठंडी से ज्यादा दिक्कत ना हो, ऑफिस में अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, लोग अच्छे से बात करें, तुम्हारे पापा जिस ऑफिस में जा रहे हैं वहां पे सैलरी उन्हें अच्छी मिले, सैलरी बढ़ जाए, ये उनका डेवलपमेंटल गोल हुआ। ऐसे ही तुम्हारा क्या डेवलपमेंटल गोल होगा? तुम्हारी फैमिली क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई एग्जाम में पहले कम नंबर आ रहे थे, अब उससे और ज्यादा नंबर आने लग जाए, पीटीएम मीटिंग में मम्मी को कम सुनना पड़े, और जो तुम ये सब करते रहते हो कांड अपने स्कूल में वो थोड़ा कम कर दो। तो ये तुम्हारे टीचर्स के लिए भी डेवलपमेंटल गोल होगा कि भाई उनके जो बच्चे हैं वो अच्छा स्कोर करें, उनका रिजल्ट अच्छा है। मेरा क्या डेवलपमेंटल गोल है कि भाई ये जो मेहनत मैं कर रहा हूं वो काफी बच्चों तक पहुंचे, तुम तक पहुंचा है, तुम्हारे फ्रेंड्स लोगों तक पहुंचे, तो तुम तो मेरा डेवलपमेंट करवा सकते हो। अभी वीडियो वगैरह शेयर कर दो अपने चुटपुटिया दोस्तों और सबके साथ में, ठीक है। सो हम लोगों को क्या समझ में आया, ये टेबल हम लोगों को क्या समझा रहा है कि हर एक इंसान का अलग अलग डेवलपमेंटल गोल होता है। किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और है और किसी के लिए कुछ और, ठीक है। अब अगर थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन हो ना, तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्लियर करेंगे, जो कि है कन्फ्लिक्टिंग गोल्स। अब यार ये जो डेवलपमेंटल गोल है वो जब हर इंसान के लिए अलग अलग है, तो तुम्हें नहीं लगता कि
कई बार कुछ ऐसे डेवलपमेंट भी हो सकते हैं जो मेरे लिए तो डेवलपमेंट हो पर तुम्हारे लिए डेवलपमेंट ना हो। सोचो, ऐसा हो सकता है क्या? मान लो कि तुम्हारा घर स्कूल के बगल में और तुम्हारे पापा का जो ऑफिस है वो 100 किलोमीटर दूर है। तो 100 किलोमीटर तक अच्छी खासी रोड बन जाए, वो तुम्हारे पापा के लिए तो डेवलपमेंट है, बट तुम नहीं चाहोगे, वो तुम्हारे लिए कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि तुम्हारा जो स्कूल है वो तो तुम्हारे घर के बगल में ही है। तुम्हारे डेवलपमेंट गोल तो अलग अलग है ना, कि हाँ भाई जो सामने आइसक्रीम बेचते हैं अंकल वो मुझे 50 रुपए के बजाय सस्ते में आइसक्रीम दे दें, तुम्हारे पास रोज पैसे रहें आइसक्रीम खरीदने के, उसे घुमाने लेके जाने के। ठीक है, तो मतलब कि जो हमारे डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ इंसान के लिए जो डेवलपमेंट है वो किसी दूसरे इंसान के लिए डेवलपमेंट ना हो। अच्छा, अब कई बार ऐसा भी होता है कि जो चीज किसी के लिए डेवलपमेंट है वो किसी के लिए डिस्ट्रक्शन बन जाए। डिस्ट्रक्शन, हाँ, इसको एक क्लासिक एग्जांपल से समझो जो कि है फॉर्मेशन ऑफ डैम्स। हमारे एनसीईआरटी में दिया है और ये टॉपिक समझने के लिए काफी अच्छा है। जब डैम बनते हैं, डैम का क्या मतलब होता है ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और तुम्हें पता ही होगा। डैम क्या करते हैं? पानी को एक जगह रोक के रखते हैं और हमारे नीड के हिसाब से हम लोग पानी के चैनल्स खोलते हैं और अपने रीजन्स में जहां पर डैम बने होते हैं वहां पर पानी पहुंचाते हैं आसपास के इलाकों में। तो देखो यार, जब डैम बनते हैं ना, तो डैम बनने से पहले अच्छी चीजें क्या होती है वो सुनो। डैम बनता है तो आसपास के जो सिटीज है वहां पर प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर होने लग जाती है। जैसे तुम कहीं पर भी रह रहे होगे, आई एम श्योर कि वहां पर किसी ना किसी डैम का इफेक्ट जरूर होगा, क्योंकि जनरली जो हमारी गवर्नमेंट है वो रेन वाटर पे तो डिपेंडेंट नहीं रहेगी ना पानी के सप्लाई के लिए। पानी की सप्लाई वो कहीं नहर से, कहीं आसपास के डैम से करवाती है। तो जो डैम्स होते हैं, डैम के बनने से आसपास के शहरों में पानी की सप्लाई वाली दिक्कत खत्म हो जाती है, एक प्रॉपर वाटर सप्लाई मिलने लग जाता है। आसपास जो कुछ दूरी पर किसान हैं जो खेती वगैरह करते हैं उनके खेतों में भी पानी पहुंचने लग जाता है क्योंकि प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज मिल जाती है ना, पानी नहर, गवर्नमेंट नहर खुदवा देती है, वहां से प्रॉपर पानी आने लग जाता है। तो ये तो अच्छाइयां है ना। मतलब अगर कहीं पर डैम बना है तो आसपास के 50-100 शहरों में और 1000-2000 गांवों में डायरेक्टली पानी अच्छे से पहुंचने लग जाता है। बल्कि यहाँ तो स्टेट्स पर फर्क पड़ता है कि भाई एक जगह डैम बन गया, सरदार सरोवर डैम से दिल्ली को कितना फायदा हो रहा है भाई, हरियाणा को कितना फायदा हो रहा है। तो यार इससे तो हम लोग को पता चल गया कि डैम बहुत अच्छी है, बट डैम की बुराइयां भी हैं। तुम्हें पता है सरदार सरोवर डैम के बनने के बाद कितने किलोमीटर तक का हिस्सा पानी में डूब गया? वहां पर कितने हजारों लोग थे जिनका घर था, जिनका अपना गांव था, जिनके अपने लोग थे, उन सबको बिछड़ना पड़ा, वो लोग बेघर हो गए। और एक फैक्ट बताऊं तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो वहां पर रहते थे उनको अभी तक घर नहीं मिले। अभी तक वो अपनी आवाज उठाते रहते हैं। अभी तक अगर कोई डैम से रिलेटेड इशू होता है, मुद्दा होता है, तो वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। एनसीईआरटी में तुम्हें एक इमेज दी हुई है जो नर्मदा के आसपास रहने वाले लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उसकी। तो यार लोगों के साथ बुरा हुआ ना, जिसका घर उजड़ा उसके लिए तो वो डिस्ट्रक्शन हुआ। तुम्हारे लिए भले वो डेवलपमेंट था बट उनके लिए तो वो डिस्ट्रक्शन था ना। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि कोई चीज अगर तुम्हारे लिए डेवलपमेंट है तो वो जरूरी नहीं कि किसी और के लिए डेवलपमेंट हो, बल्कि कभी कभी वो कुछ लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? चलो एक और एग्जांपल से समझ लो भाई, तुम्हें कितने एग्जांपल्स लगते हैं। देखो एक बिल्डिंग है, ठीक है, और बहुत हाई सोसाइटी बिल्डिंग है, तुमने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, तुमने अपना एक प्रॉपर कमरा उसमें बुक करवा लिया है, खरीद लिया है, और एकदम मेट्रो सिटी में है, व्यू अच्छा है, तुम्हारे पास करोड़ों रुपए तुमने दिए कि भाई अच्छी जगह पे मैंने अपना घर लिया है, फ्लैट लिया है। बट वहीं पर बगल में स्लम्स है, मिट्टी, स्लम एरिया, एकदम एस्थेटिक नहीं है, फोटो इंस्टा पे नहीं डाल सकते, ऐसी रीजन है। तो अब उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए क्या डेवलपमेंट होगा कि भाई हम लोगों ने इतने पैसे दिए हैं, करोड़ों रुपए दिए हैं, तो एटलीस्ट हम लोगों को अच्छा व्यू मिले। अगर बगल में एक अच्छा सा आइसक्रीम लगाकर कोई पार्क वगैरह बन जाए जहां पर शाम को घूमा जा सके, कुत्तों को घुमाया जा सके, तो वो अच्छा ही होगा ना। उस सोसाइटी के लोगों के लिए वो डेवलपमेंट है कि आसपास के जो स्लम्स हैं वो खाली हो जाए, उसके जगह पे एक पार्क बन जाए, एक अच्छा सा मॉल या फिर कॉम्प्लेक्स बन जाए जहां पर वो शाम आराम से बिता पाए, कैफे बन जाए कोई प्यारा सा। तो वो तो सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए डेवलपमेंट है। बट
जो स्लम्स में रह रहे हैं लोग, उनका घर छिन जाएगा, उनके लिए वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। मतलब जो सोसाइटी में रह रहे लोगों के लिए डेवलपमेंट है, वो स्लम्स में रह रहे लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन है। समझ रहे हो? अब चीजें क्लियर हो रही हैं। तो ये समझ में आया कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल का मतलब क्या होता है। कन्फ्लिक्टिंग गोल का मतलब क्या होता है? कन्फ्लिक्टिंग गोल मतलब कि जो हमारे गोल्स हैं वो कई बार एक दूसरे से क्लैश कर जाते हैं। कई बार हमारे डेवलपमेंटल गोल किसी के लिए डिस्ट्रक्शन हो जाया करते हैं। अच्छा यार, अभी मैंने तुम लोग को बताया था ना कि इस चैप्टर में हम लोग बस पैसा पैसा नहीं करेंगे, हम लोग और भी कई एस्पेक्ट देखेंगे, सोशल पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे डेवलपमेंट का। तो अब तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो डेवलपमेंट है वो हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए डेवलपमेंट, किसी के लिए डिस्ट्रक्शन बन जाता है, ये सब तो समझ में आ गया। बट जो हमारे डेवलपमेंटल गोल्स है ना, वो कई बार सिर्फ पैसे पर डिपेंड नहीं करते। यार कुछ लोगों के डेवलपमेंटल गोल ये भी होते हैं कि भाई मैं जहां काम कर रहा हूं वहां मुझे रिस्पेक्ट मिले। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ऐसा वर्कर है, कॉर्पोरेट वर्कर है जो काम करता है, उसको पेमेंट तो अच्छी मिल रही है बट वहां पर एनवायरनमेंट में उसे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है वहां पर काम करना। तो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा कि भाई उसे किसी ऐसे जगह पर काम मिले जहां पर उसे काम करना अच्छा लगे, जहां पर उसको रिस्पेक्ट मिले, जहां पर उसको काम करने में मजा आए। उसके लिए डेवलपमेंटल गोल ये होगा। तो यार जरूरी नहीं है कि हमारे डेवलपमेंटल गोल्स हमेशा सिर्फ पैसे पर हो। हम लोगों ने टेबल 1 में यही देखा था ना कि मोस्टली हम लोग चाहते हैं कि हमें बेटर वेज मिले, हम लोगों को अच्छा काम करने का मौका मिले, यही सब हम लोगों ने देखा था। बट अगर हम लोग इसे एक लार्जर एस्पेक्ट में देखें तो हम लोग पैसे से ज्यादा भी काफी सारी चीजें चाहते हैं। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इस टॉपिक को समझने से पहले मटेरियल और नॉन मटेरियल थिंग्स समझ लो, ठीक है? छोटा सा है, एक वर्ड तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है बट वही नहीं समझ में आएगा तो यार मजा नहीं आएगी चैप्टर पढ़ने में ना। तो देखो यार, मटेरियल थिंग्स क्या होती हैं? ऐसी थिंग्स जो हम लोग पैसे से खरीद सकते हैं, ठीक है? मटेरियल को हम लोग पैसे से खरीद सकते हैं। नॉन मटेरियल थिंग्स क्या होती हैं? नॉन मटेरियल थिंग्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल वो है जिसे तुम पैसे से नहीं खरीद सकते। तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारी फैमिली है, एक अच्छा एनवायरनमेंट है, एक अच्छी सोशल लाइफ है, एक अच्छी सोसाइटी है, जो बस पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। इसे हम लोग कहते हैं नॉन मटेरियल थिंग्स। तो जब यार हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात आती है ना, तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक गोल्स हमारे नहीं होते, क्योंकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारा जीवन कैसा रहेगा, हम लोग खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, प्रॉस्पेरस लाइफ जिएंगे कि नहीं, वो डिपेंड करती है कि भाई तुम्हारी वाइफ कैसे है, तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं, उस पर भी तुम्हारी लाइफ डिपेंड करेगी। तुम्हारी फैमिली कैसी है, जहां रह रहे हो वहां पर सोसाइटी का बिहेवियर कैसा है, या फिर बस क्रिमिनल ही भरे पड़े हैं भाई, आतंकवादी हैं हर जगह। तो जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो नॉन मटेरियल थिंग्स पर भी डिपेंड करती है। तो जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ पैसे की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे नॉन मटेरियल थिंग्स की भी। बल्कि यार पैसा तो भाई सेकेंडरी हो जाता है एक पॉइंट के बाद। एक पॉइंट के बाद तुम्हें अच्छा वर्क एनवायरनमेंट चाहिए, तुम्हें अच्छे लोग चाहिए, तुम्हें अच्छी फैमिली चाहिए, तुम्हें अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए। तो ये है नॉन मटेरियल थिंग्स। अब एनसीईआरटी हमें बताती है कि हर एक इंसान डेवलपमेंट का जब सोचता है तो सिर्फ पैसे का नहीं सोचता, उसके अदर गोल्स भी रहते हैं, जिसे हमारे टॉपिक इनकम एंड अदर गोल्स में बताया है। क्या होता है मतलब? भैया यार ऐसे नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा एग्जाम्पल बता दो। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूं। मान लो कोई इंसान है जिसे कम पेमेंट मिल रही है किसी एक जगह पर और किसी दूसरी जगह पर अच्छी पेमेंट मिल रही है, तो वो जॉब चेंज करने से पहले क्या क्या सोचेगा? सिर्फ इनकम सोचेगा क्या? अब मान लो उसकी जो जगह है, जो जहां पर उसे कम पेमेंट मिल रही है, वो उसके घर के पास में है, अच्छा वर्क एनवायरनमेंट है, उसकी सराउंडिंग अच्छी है, अच्छे लोग हैं, अच्छे से वो रह रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, हैप्पी लाइफ चल रही है। और वहीं जो उसका दूसरा जो जॉब ऑफर आया है उसे, वो बहुत दूर से आया है। मतलब मान लो भाई ऐसी जगह से, पाकिस्तान से आ गया है कि जहां पे आतंकवादी हैं और गोलियां चल रही हैं। पैसा ज्यादा मिल रहा है बट गारंटी नहीं है कि पैसे के साथ तुम वापस आ पाओगे कि नहीं। अब बताओ तुम कहां जाना पसंद करोगे? लेस पेमेंट में भी खुश हो जाओगे ना? डेवलपमेंट तुम्हारे लिए वही होगा कि तुम जहां पर हो वहीं पर रहो। इसी वजह से हम लोग जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब कोई इंसान सोचता है कि मेरा डेवलपमेंट हो, तो वो ये भी सोचता है कि वो जहां पर जा रहा है, जो उसका चेंज हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसमें सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट उसका कितने तरीके से सेफ है। अगर वो ऐसी जगह पर उसको नौकरी मिल रही है जहां पे हाई पेमेंट तो है
बट वहां की वर्क एथिक्स अच्छी नहीं है, वहां की सराउंडिंग अच्छी नहीं है, तो वो वहां नहीं जाएगा। इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि पीपल लुक फॉर मिक्स ऑफ गोल्स। हम लोग सिर्फ पैसे नहीं देखते हैं, हम लोग अदर डेवलपमेंटल गोल्स भी देखते हैं कि भाई अच्छा वर्क एथिक्स हो, अच्छी सराउंडिंग हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो। इसको तुम अपने समझने के लिए इस एग्जाम्पल से समझो कि मान लो तुम अभी अपने स्कूल में हो, तुम्हारे साथ में टीचर्स से भी तुम्हें मजा आ रही है, तुम्हारे टीचर्स भी जैसा पढ़ा रहे हैं कनेक्टेड है यार। स्कूल के टीचर्स भले ही ना पढ़ाएं, लेकिन दिल का रिश्ता तो बन ही जाता है ना कि भाई टीचर तो अपना ही है भाई, भले ना पढ़ाए। ऐसे ही तुम्हारे दोस्त हैं भाई, क्लास में रौला है तुम्हारा, तुम जाते हो क्लास में, जब पढ़ाई नहीं हो रही है तो भी मजे करते हो। अब मान लो तुम्हें कोई कह दे कि भाई इससे अच्छे स्कूल, इससे बड़े स्कूल में तुम्हें जाने का मौका मिलेगा, बट तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे टीचर यहीं छूट जाएंगे, वो भी तुम्हारी क्रश भी यहीं छूट जाएगी, तो तुम जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना। तो यहां पर तुमने नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स पर ज्यादा फोकस किया। तुमने देखा कि भाई मैं वहां जाऊंगा तो मेरा एक एस्पेक्ट में ग्रोथ होगा, बट बाकी एस्पेक्ट तो मेरे पीछे छूट जा रहे हैं। तो तुमने अपने मिक्स ऑफ गोल्स के अकॉर्डिंग फैसला लिया कि नहीं मैं यहीं रहूंगा। सो फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। समझ में आया? यार भैया एक और एग्जांपल देते तो मजा आ जाती। लो भाई एक और एग्जांपल लो। तुम किसी जगह पर वर्क कर रहे हो तो दिमाग खोल के सोचो कि तुम्हें सिर्फ इनकम से फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें फर्क पड़ता है कि वहां पर सराउंडिंग कैसी है, जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं, वहां पर तुम्हें प्रोटेक्शन मिल रही है कि नहीं, वहां पर तुम्हारी जॉब सिक्योर्ड है कि नहीं, या फिर आज है कल नहीं रहेगी, ये ऐसी इनसिक्योरिटी तो नहीं है। तुम्हारे फैमिली आसपास है कि नहीं, तुम्हारे फ्रेंड्स आसपास हैं कि नहीं। तो तुम्हारे जो भी डिसीजंस होंगे वो सिर्फ पैसे पे डिपेंड नहीं करेंगे, और इसी को कहा जाता है मिक्स ऑफ गोल। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल, मतलब सिर्फ पैसे पे नहीं, बाकी एस्पेक्ट्स पर भी देखते हैं, सबको मिलाकर सोचते हैं कि भाई हमारे लिए सही कौन सा डिसीजन रहेगा। अब इसके बाद एनसीईआरटी हमें एक नेक्स्ट टॉपिक देती है जो कि है नेशनल डेवलपमेंट। जब हम लोग पर्सनल लेवल पे इंसान के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पे लोगों के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग देश को कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि लोगों के डेवलपमेंट से ही तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे देश का डेवलपमेंट होता है। तो यहां पर एनसीईआरटी माता हमें एक स्टेटमेंट देती है कि जैसे पर्सनल डेवलपमेंटल गोल्स कई बार कंफ्लिक्टिंग हो जाते हैं, कई बार डिफरेंट होते हैं, वैसे ही देश के लिए भी जो डेवलपमेंट है वो लोगों के व्यू पॉइंट से, लोगों के नोशन से अलग अलग होता है, कई बार कंफ्लिक्टिंग भी हो जाता है। इसको एक अच्छे से एग्जांपल से समझ लो। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि हम लोगों ने काफी इसी बारे में बात कर रखी है। ठीक है, बुलेट ट्रेन बनना। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है हमारा कि भाई बुलेट ट्रेन बनना चाहिए देश में। तो काफी ऐसे लोग हैं जो मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, जिनको दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जल्दी जल्दी ट्रैवल करना होता है, जिनके लिए टाइम की अहमियत है। उनके लिए तो ये अच्छा है भाई कि डेवलपमेंट है ये। उन्हें लगता है कि देश को इस राह पे बढ़ना चाहिए, देश में बुलेट ट्रेन आनी चाहिए और मेट्रोज बनने चाहिए और जल्दी जल्दी से ट्रैवल हो पाए। उनके लिए ये डेवलपमेंट है। जो देश का डेवलपमेंट का जब वो लोग सोचते हैं, उनका जो व्यू पॉइंट है देश के डेवलपमेंट का ये है कि भाई बुलेट ट्रेन बन जाए। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खाने की दिक्कत हो रही है, जिनको 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो जाती है, अच्छे स्कूल्स नहीं है गांव में, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो उनके लिए जो डेवलपमेंट का गोल है, जो देश के डेवलपमेंट का गोल है, वो तो ये है ना कि यार मेरे गांव में एक प्यारा सा स्कूल खुल जाए, मेरे गांव में अच्छी सड़क बन जाए, तो मैं शहर जाकर दवाइयां ला पाऊं अपने घर पे, जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए। तो जो हमारा आइडिया ऑफ नेशनल डेवलपमेंट है वो भी अलग अलग होता है। समझ रहे हो? कई बार ये कंफ्लिक्टिंग भी होता है, जैसे पर्सनल जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो कंफ्लिक्टिंग होते हैं। कई बार ये भी कंफ्लिक्टिंग होता है कि भाई जो बुलेट ट्रेन का रास्ता है वो उस गांव से जाकर गुजरेगा जहां पर स्कूल नहीं खुला है। तो भाई ना स्कूल तो पहले से नहीं था, उन लोगों के घर और छिन गए, तो किसी के लिए डिस्ट्रक्शन हो गया। बुलेट ट्रेन बनना कितने लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन है, जिनके खेत चले जा रहे हैं। भाई किसी का छोटा सा खेत था, वो बुलेट ट्रेन के ट्रैक के बीच में आ गया, तो अब ना उसको प्रॉपर पैसा मिल रहा है, जितने जमीन की वैल्यू थी उतना पैसा मिला ही नहीं बेचारा। अब करे क्या, मजदूरी करे, भीख मांगे, क्या करे? तो उसके लिए डिस्ट्रक्शन हो गया ना। तो जैसे हम लोग पर्सनली भी मिक्स ऑफ गोल्स देखते हैं, वैसे ही
हम लोग नेशनल डेवलपमेंट में भी जो हमारी सरकारें हैं वो मिक्स ऑफ गोल्स देखती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का लाभ हो, प्रॉफिट हो, और कम से कम लोगों का लॉस हो। ठीक है, एनसीईआरटी तो हमें इतने पे ही छोड़ देती हैं कि बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर कन्फ्लिक्टिंग नोशंस हैं लोगों के, कन्फ्लिक्टिंग आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है लोगों के देश के डेवलपमेंट के लिए, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है जो कि तुम्हें अब अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, जिससे तुम्हें समझ में आ जाए, पूरा टॉपिक समअप हो जाए। वो ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट डेवलपमेंट की बात करती है तो उन मुद्दों पर काम किया जाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का डेवलपमेंट हो और कम से कम लोगों का डिस्ट्रक्शन हो। तभी तो डैम बन रहा है ना, क्योंकि भले ही डिस्ट्रक्शन हो रहा है बट कुछ लोगों का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। पर्सनल लेवल पर बहुत बुरा है उन लोगों के लिए जिनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बट अगर हम लोग नेशनल लेवल पर बात करें, देश के डेवलपमेंट की बात करें, तो इससे हमारे डैम बनने से हमारे देश के अगर 2-3 राज्यों का फायदा हो रहा है तो वो डेवलपमेंट है, वो स्टेप लिया जाएगा। इसी वजह से काफी प्रोटेस्ट के बाद भी हम लोगों को कुछ लॉज ऐसे देखने को मिलते हैं जो गवर्नमेंट पास कराती है। तो नेशनल डेवलपमेंट समझ में आ गया? बढ़िया यार, तुम लोग में भाई दिमाग है, पता है। अच्छा लगता है मुझे जब तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाता है। अब आओ आगे बढ़ते हैं। अब जैसे तुम्हारे एग्जाम में जो तुम्हारा नंबर होता है वो ये डिसाइड करता है कि भाई तुमने साल में पढ़ाई कितनी की है, तुम्हारा परफॉर्मेंस कितना बढ़िया रहा है। तो तुम्हारे पापा रिजल्ट देख के कहते हैं कि भाई तुम्हारे नंबर शर्मा जी के लड़के से कम कैसे हो गए। शर्मा जी कोई हो तो भाई तुम कमेंट करो कि मेरे नंबर सबसे ज्यादा आते हैं। भाई यार, शर्मा जी के लड़के के पास कितना उसके पास पीयर प्रेशर रहता ना कि उसी पे मिसाल बनी हुई है। भाई कोई अगर शर्मा जी का लड़का है रियल वाला, उस पर तो भाई मिसालें बनी हुई है कि इसके नंबर हमेशा ज्यादा ही आएंगे। कितना प्रेशर है भाई, असली प्रेशर तो उस पर। तुम क्यों एग्जाम का प्रेशर ले रहे हो, उसको लेने दो। तो मान लो तुम्हारा रिजल्ट निकला, ठीक है, और रिजल्ट में आया कि भाई तुम्हारे नंबर शर्मा जी के लड़के से कम हो गए, तो तुम्हारे पापा क्या बोलेंगे? हाइपोथेटिकली सोचो, तुम्हारे पापा क्या बोलेंगे कि तुमने पढ़ाई नहीं की, क्या पता तुम्हारे व्हाट्सएप भी चेक कर लें और चैट्स उसके मिल जाएं तो और बवाल हो जाए। ठीक है, तो मतलब तुम्हारा जो साल का जो तुम्हारी मेहनत है वो इस चीज से देखी जाती है कि तुमने मार्क्स कितने लाए। पर यार रिजल्ट तो बस हमारा ये बताता है ना कि हमने पढ़ाई में कितना स्कोर किया, हमने एग्जाम्स में कितना स्कोर किया। ये थोड़े बताता है कि भाई स्पोर्ट्स इवेंट में मैं चैंपियन था, रेस में मैं फर्स्ट आया, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मैंने कितना पार्टिसिपेट किया। ये तो नहीं बताता। रिजल्ट तो बस बताता है कि भाई तुम्हारे पेपर में लिखने के तुम्हारे कितने नंबर हुए, तुम्हारे पढ़ाई का तुम्हारे मार्कशीट होता है, वो तुम्हारा ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा था स्कूल लाइफ में एक साल में, वो तो वो नहीं बताता। ये नहीं बताता कि तुमने क्या क्या नई नई चीजें परफॉर्म की, पार्टिसिपेट किया, स्पोर्ट्स में तुम कितने अच्छे थे। बस तुम्हारा ये एकेडमिक जो तुम्हारा परफॉर्मेंस था, बस वो बताया जाता है रिजल्ट के थ्रू। गलत है ना, गलत है। बट यही चलता आ रहा है ना, क्योंकि एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है। ट्रेडिशनली एग्जांपल दे रहा हूं कि जो तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम्हारा एकेडमिक जो सक्सेस है वो हो, तुम्हें अच्छे नंबर मिले, वही उनके लिए एक तरीके से आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है कि अच्छे नंबर आए हैं मतलब सही है, जो कि बात सही नहीं है। ऐसे ही जब हम लोग कंट्रीज की बात करते हैं ना, अब डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो डेवलपमेंट में हम लोग वर्ल्ड में कंट्रीज का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है ये भी तो देखेंगे। तो जब हम लोग कंट्रीज की बात करते हैं, अलग अलग कंट्रीज की बात करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, रशिया, इन सब की बात करते हैं, तो हम लोगों को पता चलता है कि भाई जो डेवलपमेंट है वो हमको कैसे पता चलेगा। तो हम लोग जैसे तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं और जो टीचर्स हैं वो हमेशा मार्कशीट आगे कर देते हैं कि भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस, तुम्हारा डेवलपमेंट ऐसे हुआ कि तुम्हारी मार्कशीट में कितने नंबर आए, सिर्फ उससे जज किया जाता है। वैसे ही हम लोग कंट्रीज के डेवलपमेंट को जज करने के लिए क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम इनकम से होता है। कंट्री ने कितने पैसे कमाए। अब भैया कंट्री तो कहीं ऑफिस में वर्क करते तो जा नहीं रही है। अगर पाकिस्तान ऑफिस जाता तो फिर मैं उसको रास्ते में उसकी टिफिन चुरा लेता। तो ऐसे कंट्रीज तो कहीं ऑफिस जाती नहीं है ना। तो जो कंट्री के लोग हैं ना वो तो ऑफिस जा रहे हैं, जो वर्किंग पीपल हैं वो तो जा रहे हैं।
तुम स्कूल जा रहे हो, तुम्हारे पापा ऑफिस जा रहे हैं, तो तुम्हारे पापा एक इनकम जनरेट कर रहे हैं। वो अगर हम लोग जीडीपी की बात करते हैं तो वो तुम्हारे पापा का जितना काम है, तुमने जितना खर्चा किया, वो सब कुल मिलाकर हमारे नेशन की इनकम में आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि देश ने कितना पैसा कमाया, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि देश के रहने वाले लोगों ने कितना पैसा कमाया, उसे ही हम लोग देश की इनकम कह सकते हैं, नेशनल इनकम। मतलब टोटल इनकम ऑफ द पॉपुलेशन इज इक्वल टू नेशनल इनकम। सही है, डन। अब देखो, किसी भी कंट्री को जब हम लोग कंपेयर करने जाएंगे तो इनकम से हम लोग कंपेयर करेंगे, ये तो ठीक है यार भैया, ये समझ में आ गया। बट हम लोगों के पास ऐसी कंट्रीज भी हैं जो बेल्जियम की तरह ऐसी टुचपुक सी ऐसी छोटी सी कंट्री है, उसको कैसे कंपेयर करेंगे? वहां पर तो लोग भी कम है। मान लो इंडिया में 1000 लोग हैं, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, हरियाणा से छोटा है ना बेल्जियम, तो इंडिया में 1000 लोग हैं, उन्होंने जितना पैसा कमाया उसको हम लोग किसी भी तरीके से जो बेल्जियम में 10 लोग हैं उनके पैसे से तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेल्जियम में लोग भी कम है, उनकी जो साइज है वो भी कम है, और उनका पैसा भी जो कमाया हुआ होगा वो भी कम ही होगा, क्योंकि इंडिया में काफी पॉपुलेशन है ना। तो जब हम लोग जज कर रहे होंगे कि भाई किस कंट्री ने कितना पैसा कमाया, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई कंट्री बड़ी है कि छोटी। अब बेल्जियम जैसी कंट्री इंडिया जितना काम थोड़े कर पाएगी। इंडिया में जितने लोग हैं, जितना पैसा बनाते हैं, उतना बेल्जियम वाले लोग तो नहीं बना पाएंगे। यार भैया अब कैसे करेंगे कंपेयर? अब कैसे पता चलेगा कि इंडिया बेटर है कि बेल्जियम बेटर है कि पाकिस्तान बेटर है? तो इसी वजह से तुम लोगों ने मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है एवरेज इनकम का। एवरेज का मतलब समझते हो ना, कि भाई 10 चीजें हैं, 10 डेटा है हमारे पास, कोई डेटा ज्यादा है, कोई डेटा कम है, कोई डेटा ऊपर है, कोई डेटा नीचे है। उन सबको हम लोग मिलाकर जब एवरेज निकालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये 10 डेटा जो ऊपर नीचे है, अगर हम लोग कलेक्टिवली बोले तो एक डेटा अप्रॉक्स इतना है। समझ रहे हो? इससे हम लोग को एवरेज पता चल जाता है कि हाँ, इन सबको अगर मिला दे तो अराउंड अगर 10 यूनिट्स हैं और 10 यूनिट में कुछ चीजें कम है, कुछ चीजें ज्यादा हैं, तो एवरेज निकाल लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगी कि अच्छा, एक यूनिट की वैल्यू इतनी है। ऐसे ही जब हम लोग इनकम की बात कर रहे हो, कंट्री की बात कर रहे हो, तो क्योंकि हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग है, हर कंट्री की इनकम अलग अलग है, तो अगर हम लोग हर एक इंसान की एवरेज इनकम निकाल दें, मतलब अगर मान लो इंडिया में एक पर्सन कितना कमा रहा है, ये कैसे हम लोग को पता चलेगा? जब हम लोग इंडिया की पूरी इनकम ऑफ टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो हम लोग को क्या मिल जाएगी? एवरेज इनकम, कि एक इंसान कितना कमा रहा है। पूरी पॉपुलेशन, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन का जो इनकम है वो ऊपर, और पूरी पॉपुलेशन मतलब नंबर्स में कितनी है वो नीचे। जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो एवरेज इनकम रहेगा, कि भाई एक इंसान कितना रुपए कमा रहा है। तो यार भैया ये तो सॉल्व हो गया कि हाँ, हम लोग को अगर पता चल गया कि एक इंसान कितना कमा रहा है, तो उससे कंट्री के पॉपुलेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इंडिया में एक इंसान मान लो 500 रुपए कमा रहा है और बेल्जियम में एक इंसान 50 रुपए कमा रहा है, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, जो इंडिया है वो ज्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि वो एक इंसान इतने पैसे कमा रहा है। अब पॉपुलेशन से तो फर्क पड़ा नहीं ना। हम लोगों ने जब टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया, उसका एवरेज निकाल दिया और एक इंसान की इनकम पता कर ली, तो उससे हम लोग कंट्रीज को कंपेयर कर पाएंगे। हम लोग कंट्रीज को देख पाएंगे कि भाई कौन सी कंट्री कितना पैसा कमा रही है, मतलब कौन सी कंट्री में कौन सा इंसान कितना पैसा कमा रहा है, जो एवरेज इंसान है। समझ पा रहे हो? एवरेज इनकम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एवरेज इनकम क्या करती है? हमें बता देती है कि भाई इस कंट्री में एक इंसान कितना रुपया कमा रहा है। अब उस कंट्री की पॉपुलेशन कम ज्यादा है, उस कंट्री में क्या बड़ी कितनी बड़ी है, कितनी पॉपुलेशन है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्क पड़ेगा कि वो एक इंसान कितना पैसा कमा रहा है। तो अब हम लोगों को क्या हो गया? कंपेयर करने में आसानी हो गया। अब हम इंडिया जैसी बड़ी कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं पाकिस्तान जैसी छोटी कंट्री से, या फिर बेल्जियम जैसी छोटी कंट्री से, कि हाँ, एक आदमी इंडिया का इतना पैसा कमा रहा है, बेल्जियम का इतना ही पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला हम लोग को? जब हम लोग कंट्रीज को कंपेयर करने की बात करते हैं इनकम के बेसिस पे, तो हम लोग देखते हैं एवरेज इनकम। अब एवरेज इनकम को ना
अंग्रेजी का चमत्कार दिखा के पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? तो पर मतलब हर इंसान, कैपिटा मतलब इंसान, और इनकम मतलब पैसा। तो हर इंसान का जितना पैसा है उसे ही तो हम लोग कह रहे हैं एवरेज इनकम। तब से एक इंसान कितना रुपया कमा रहा है, वो हमारी जब एवरेज इनकम निकली तो उसी को ही शब्द दे दिया पर कैपिटा इनकम की। हर एक इंसान कितना रुपया कमा रहा है, ठीक है। साल में एक इंसान इतना रुपया कमा रहा है इस देश में, और साल में एक इंसान इतना रुपया कमा रहा है इस देश में। तो इससे हम लोगों को आइडिया लग गया कि कौन सा देश ग्रोथ कर रहा है, कौन सा देश अमीर है, ठीक है। सिंपल भाषा में समझ में आ रहा है। लेकिन यार भैया एक और दिक्कत है, जब हम लोग पैसे की बात करते हैं तो इंडिया में तो रुपए चलते हैं, वहीं यूके वगैरह में पाउंड्स चलने लग जाते हैं, फिर दुबई में दिरहम चल रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कैसे हम लोग करें। इंडिया का जो एक रुपया है वो यूएस डॉलर के एक रुपए के बराबर ही नहीं है, तो क्या होगा? ये भी एक दिक्कत है ना। जैसे कंट्री की पॉपुलेशन साइज दिक्कत थी, वैसे अभी ये भी दिक्कत सामने आ गई। तो चलो इसे भी सॉल्व कर देते हैं। हम लोग ना एक क्राइटेरिया सिलेक्ट करते हैं, एक करेंसी सिलेक्ट करते हैं, एक यूनिवर्सल करेंसी जो हर कंट्री के जो इनकम है, हर कंट्री का जो करेंसी है उससे हम लोग रिलेट करके रख देते हैं। जैसे तुम्हें ये बात पता होगी कि यूएसए का $1 हमारे यहाँ पर 73-74 रुपीज बनाता है, ठीक है। ये हर बार चेंज होता रहता है कुछ सालों में, तो तुम लोग लेटेस्ट देख सकते हो। $1 इन रुपीज करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। अप्रॉक्स 75 तक रहता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। तो $1 की वैल्यू इंडिया के 75-80 रुपीज की है मान लो। ऐसे ही हम लोग, अगर हम लोगों को कंपेयर करना हो तो हम कोई एक यूनिवर्सल करेंसी चूज करेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इंडियन रुपीज सिलेक्ट कर दिया, तो अब सारी कंट्रीज के जो पैसे हैं, करेंसी, हम लोग पहले इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे भाई एक इंसान कितना रुपया कमा रहा है। तो जब दुनिया को ये बात पता चली कि भाई हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम ये अलग अलग करेंसी की, कि एक यूनिवर्सल करेंसी सिलेक्ट कर लो और बाकी सारे कंट्रीज की जो करेंसी उसको कन्वर्ट कर दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आदमी कितना पैसा कमा रहा है, पर कैपिटा इनकम निकल आएगी। तो यहां पर हम लोगों ने सिलेक्ट किया यूएस डॉलर। यूएस डॉलर क्यों सिलेक्ट किया तुम्हारे बुक में नहीं है, बट वैसे समझ लो कि यूएस डॉलर इसी वजह से सिलेक्ट किया गया क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल है यार। मतलब हम लोगों ने हिस्ट्री में देखा ना, वर्ल्ड वॉर हुआ, सिविल वॉर हुआ, अलग अलग वर्ल्ड वॉर हुए, इन सब में कोल्ड वॉर भी हुआ, तो इन सब में ना यूएसए की करेंसी हमेशा स्टेबल रही। यूएसए के पास सोना वगैरह का रिजर्व ज्यादा है, इसके बारे में कभी डिटेल में पढ़ेंगे, बट जो करेंसी की वैल्यू है यूएस डॉलर की वो हमेशा स्टेबल रही, बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में स्टेबल रही। यूएसए ने कुछ खास अपना जो वैल्यू, डॉलर की वैल्यू में कुछ खास गिरावट बढ़ावट नहीं देखी। इसी वजह से हम लोगों ने जब देश में कंट्री को एक तरीके से एक ऐसी करेंसी बनाने की सोची कि जो यूनिवर्सल हो, तो हम लोगों ने चूज किया यूएस डॉलर को क्योंकि वो स्टेबल करेंसी है। तो अब हम लोग जो बात करेंगे एवरेज इनकम की, पर कैपिटा इनकम की, तो वो यूएस डॉलर्स में करेंगे। और क्योंकि यूएस डॉलर, एक यूएस डॉलर 80 रुपए का होता है, तो हमारा जो नंबर आएगा ना वो बहुत थाउजेंड्स में ही आएगा, क्योंकि $100 8-8 हजार रुपए हो जाते हैं इंडिया के। तो समझ रहे हो? तो यहां पर हम लोग यूएस डॉलर के बेसिस पे बात करेंगे कि भाई पर कैपिटा इनकम किस कंट्री की कितने यूएस डॉलर्स है, ठीक है। तो हमारा ना जो पूरे विश्व का बैंक है, वर्ल्ड बैंक, वो पैसे से रिलेटेड काम करेगा, तो वो ना वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, जिससे हम लोगों को हर कंट्री की पर कैपिटा इनकम पता चलती है। और उसने एक क्राइटेरिया भी सेट किया है कि कौन सी कंट्री भाई रिच है, कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री पुअर है। तो ये क्राइटेरिया तुम्हारे एग्जाम में 1 नंबर के लिए आ सकता है। तो जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम 49,300 यूएस डॉलर से ऊपर है, वो कंट्री रिच कंट्री कहलाई जाती है, डेवलप्ड कंट्री कहलाई जाती है। और जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम 2,500 यूएस डॉलर से कम है, वो कंट्री पुअर कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री कहलाई जाती है। ये किसने बताया है? वर्ल्ड बैंक ने। किस रिपोर्ट से हम लोग को पता चलता है?
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से पता चलता है। अब भैया इंडिया की क्या है बता दो। तो यार हम लोग ना अभी थोड़े नीचे लेवल पर ही आते हैं। हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो है, दिमाग खोल के, $6,700 ठीक है। तो हम लोग मतलब पुअर भी नहीं है, बट हम लोग उतने डेवलप्ड भी नहीं। हम लोग एक तरीके से अंडर डेवलपिंग स्टेज में हैं, हम लोग डेवलपमेंट के स्टेज पे हैं। इसी वजह से हम लोग को कहा जाता है कि अभी हम लोग डेवलपमेंट के स्टेज में आगे बढ़ रहे हैं। सो यही था पूरा कॉन्सेप्ट एवरेज इनकम का। अब यार तुमको इसमें एक दिक्कत दिख रही होगी एवरेज इनकम में, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे। उस दिक्कत को समझने के लिए एक टेबल देखो, ठीक है। दो कंट्रीज का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और हाइपोथेटिकल कंट्रीज हैं ये, जिसमें सिर्फ 5 लोग हैं भाई। इस कंट्री में सिर्फ 5 लोग हैं, दोनों कंट्रीज में। उसमें एक इंसान कमा रहा है ऊपर वाली कंट्री में, कंट्री ए में 9,500 कोई कमा रहा है, कोई 11,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कुछ रुपए कमा रहा है, ठीक है। समझो 5 लोग हैं, कोई 9,000 कुछ कमा रहा है, कोई 10,000 कुछ कमा रहा है, मतलब 10,000 के स्लैब के पास में है, ठीक है। 5 लोग। अब अगर इनकी एवरेज इनकम पूछी जाए तुमसे, तो तुम क्या करोगे? सबकी जो टोटल जिनकी अर्निंग हो रही है तुमने जोड़ दी, टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, जो कि बस 5 है। तो इसका निकालोगे तो जोड़ तोड़ के तुम्हें 10,000 के करीब आ जाएगा एवरेज इनकम, ठीक है। वहीं मान लो कंट्री बी का एग्जांपल लिया जाए, जिसमें 5 ही लोग हैं, लेकिन उसमें से 4 लोग सिर्फ 500 रुपए कमा रहे हैं, और जो 5वां इंसान है वो 48,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है। तो इसका भी जब तुम लोग एवरेज निकालोगे तो वो करीब करीब 10,000 रुपए आएगा। और दोनों कंट्रीज, सरप्राइजिंगली दोनों कंट्रीज के एवरेज इनकम एक ही आएंगे। तुम लोग जब दूर से देखोगे वर्ल्ड बैंक की तरह कि भाई एवरेज इनकम किस कंट्री का कितना है, तो तुम्हें ये दोनों कंट्री एक ही जैसी लगेंगी। तुम कहोगे यार दोनों ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अगर हाइपोथेटिकली हम लोग देखें कि ये लोग मान लो उस स्लैब को पार करें, डेवलपमेंट वाले स्लैब को पार करें, तो तुम बोलोगे भाई दोनों कंट्री एक जितनी डेवलप्ड है, दोनों अच्छी खासी कंट्रीज हैं। बट जब तुम लोग अंदर घुस के देखोगे, टेबल में देखोगे कि भाई हर एक इंसान यहाँ पर इक्वल जो पैसे हैं वो नहीं कमा रहा है कंट्री बी का, बल्कि 4 लोग तो भाई गरीब ही हैं, तब तुम्हें पता चलेगा रियलिटी। इसका मतलब क्या है कि एवरेज इनकम हमारी हमें सच्चाई नहीं दिखाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे मार्कशीट तुम्हारी पूरी पोटेंशियल नहीं दिखाती है। मार्कशीट में बस एकेडमिक सक्सेस तुम्हारी दिखती है, तुमने स्पोर्ट्स में कितना किया, तुमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कितना किया, वो नहीं दिखाया जाता है। तो अगली बार जब डैडी बोले ना कि पढ़ाई तुमने अच्छी नहीं की, शर्मा जी के बच्चे का तुमसे ज्यादा नंबर आए हैं, देखो मार्कशीट, तो तुम दिखाना, देखो पापा डेवलपमेंट चैप्टर। मैंने भले ही कुछ ना पढ़ा हो, पर मैंने डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा था और मुझे पता है कि जैसे नए नेशन को कंपेयर करने के लिए सिर्फ इनकम क्राइटेरिया नहीं होता है, वैसे ही आप बस नंबर के वजह से मुझे कंपेयर नहीं कर सकते हो शर्मा जी के बच्चे के साथ में। समझ रहे हो? ऐसा बोलोगे रिजल्ट डे पे तो इंप्रेशन बनेगा क्रश के सामने। सी ऐसे टिप्स दिया करो, तुम लोग नोट कर लो, इसको भी कहीं अच्छे से स्क्वायर बनाकर नोट कर लेना, ठीक है। सो एवरेज इनकम हमें रियलिटी नहीं दिखाती है कंट्रीज की। इतनी बातें समझ में आ गई। अब यार इसको और अच्छे से समझने के लिए ना, यहां पर तुम लोग को 2 इमेजेस दी हुई हैं, जिसमें 4 कुर्सी पे 5-6 लोग बैठे हुए हैं, आराम से, इज्जत से, अच्छे से, सही से बैठे हुए हैं। और वहीं बगल में एक ऐसी इमेज है जिसमें भाई 4 कुर्सी पे एक इंसान अपना फैल के लेटा हुआ है, और 2 लोग हैं जो एकदम सिकुड़, मतलब जो 2 कुर्सी पे 3-4 लोग ऐसे सिकुड़ सिकुड़ के बैठे हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन अ कंट्री। पैसा कैसे भाई, पैसा कैसे बटा हुआ है। यहां पर 4 लोग थे, मतलब 4 हमारे, अगर हम लोग पैसा रखने तो जो वेल्थ थी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, सब लोग आराम से बैठे हुए थे। यहां पर भाई एक इंसान ने बहुत सारी वेल्थ कंज्यूम करके बैठा। भाई इसका नाम अंबानी तो नहीं है, कहीं मेरे रिचार्ज के दाम और ना बढ़ जाए, ठीक है। तो इससे हम लोगों को क्या कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि जो हमारी एवरेज इनकम है वो कंट्री की रियल इमेज नहीं दिखाती है। वो कंट्री कितनी डेवलप्ड है, कंट्री कितनी प्रॉस्पेरस है, वहां के लोग कितने हैप्पी है, वो ये सब नहीं दिखाती है। एवरेज इनकम बस एक खोखली सी तस्वीर हमें दिखा देती है कि कंट्री कितनी डेवलप्ड है। बट खोखली होने के बावजूद भी, जैसे तुम्हारी साल का कितना डेवलपमेंट है वो तुम्हारी मार्कशीट से
मैक्सिमम टाइम जज किया जाता है, वैसे ही जो मनी है वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कंट्रीज को कंपेयर करने का। उसके जो क्राइटेरिया थे कि किस कंट्री को रिच कहा जाएगा, किस कंट्री को पुअर कहा जाएगा, उसको दिमाग में रखना, क्योंकि एक नंबर के लिए वो आ जाया करती है। एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम कहते हैं। इतना क्लियर हो गया, सही है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार जितना हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, चलो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यू देखते हैं। एक इमेज है हमारे पास जो तुम्हारी एनसीईआरटी में ही है, वो इससे हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि बताओ ये क्या दिखा रहा है। तो क्या दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है हमारी इनकम डिस्पैरिटीज, कि भाई कुछ जगह ज्यादा बड़ी है और डेवलप्ड है और कुछ जगह भाई स्लम्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम लोगों ने से पूछा था कि अब बताओ इस जगह पर क्या डेवलपमेंटल गोल होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो हमारे पास 4 ऑप्शन थे, उसमें हम लोगों से पूछा गया कि इसमें क्लाइमेट चेंज से लड़ना चाहिए सबसे पहले, या फिर जेंडर वायलेंस से लड़ना चाहिए, या फिर कास्ट इक्वली हो ये इंश्योर करना चाहिए। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कि यहाँ पर बहुत सारी इनकम डिस्पैरिटी है, पहले उसको सही करो, पहले स्लम वालों को भी थोड़ा अच्छा घर दो रहने लायक। आइडेंटिफाई द रीजन बिहाइंड रीता एन एमएनसी वर्कर चूजिंग कंट्री ए। तो मतलब रीता जी अपनी पढ़ी लिखी एमएनसी में वर्क करती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में, तो उनको ना 3 कंट्री का ऑप्शन मिला था, वो जिसमें चाहे जा सकती हैं, तो उन्होंने कंट्री नंबर ए चूज किया। क्यों चूज किया, जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, यहाँ पर इनकम डिस्पैरिटी नहीं है, कोई बहुत गरीब नहीं है ये कंट्री बी की तरह की भाई सब 50-50 500 कमा रहे हैं और कोई इंसान कमा रहा है 48,000 रुपए, सिर्फ एक इंसान। ये उन्होंने क्या चूज किया, कंट्री नंबर ए, जहां पर लगभग सब इक्वली कमा रहे हैं, इक्वली स्पेंड कर रहे होंगे, तो जो सोसाइटी है वो इक्वली अच्छे से चल रही होगी। तो उन्होंने ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर कंट्री नंबर ए सिलेक्ट किया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि वहां पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, जो इनकम है वो एक जैसी बटी हुई है, सबके पास में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हाउ इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द यूएनडीपी डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक फॉर मेजरिंग द डेवलपमेंट पास ऑफ अ कंट्री। वर्ल्ड बैंक जो देखती है कि भाई कौन सी कंट्री कितनी डेवलप्ड है, यूएनडीपी जो रिपोर्ट निकालती है उसमें क्या अंतर होता है। तो भाई इसको एक साधारण सा हम लोग एक टेबल बनाकर समझ सकते हैं। यूएनडीपी क्या करती है, यूएनडीपी सिर्फ पैसे नहीं देखती है, यूएनडीपी देखती है कि वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज कैसी है, वहां पर लिटरेसी रेट कैसा है, वहां पर स्कूलिंग कैसे हो रही, कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं स्कूल, ये भी देख रही होती है, वहां पर एजुकेशन लेवल चेक कर रही होती है, और वहां पर कैपिटा इनकम भी वो देखती है। तो मतलब 3 क्राइटेरिया पे वो अपनी रिपोर्ट निकालती है। पहला, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज कैसी है, वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कैसा है, दूसरा वहां पर एजुकेशनल लेवल कैसा है लोगों का, वहां पर लिटरेसी रेट कितना है, और तीसरा वहां का पर कैपिटा इनकम कितना है। तो ये तीनों को वो लोग फोकस करते हैं। वहीं वर्ल्ड बैंक हमारा सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम पर फोकस करता है, और कोई क्राइटेरिया नहीं दिमाग में लाता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पॉइंट, यूएनडीपी रैंक्स द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। जो हमारा यूएनडीपी है वो डेवलपमेंट के बेसिस पे रैंक करता है, और वहीं जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो क्लासिफाई कर देता है कि कौन सी कंट्री रिच है, कौन सी कंट्री मिडिल इनकम कंट्री है, और कौन सी कंट्री लोअर इनकम कंट्री है, ठीक है, या फिर पुअर कंट्री है। तो क्लासिफिकेशन कर देता है हमारा वर्ल्ड बैंक, और यहाँ पर बकायदा लिस्ट जारी होती है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स में, हम लोग को देखने को मिलती है वो लिस्ट। ठीक है, तो हम लोग कंपेयर कर पाते हैं अच्छे से। और थर्ड पॉइंट तुम लोग ये लिख सकते हो कि यूएनडीपी हम लोग को एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में दिखाता है कि किसी भी कंट्री में कितना डेवलपमेंट है, और जो हमारा यूएनडीपी है वो थोड़ी सी अच्छी इमेज हम लोग को बताता है कि भाई किस कंट्री में क्या सीन चल रहा है। वहीं वर्ल्ड बैंक बस ऊपर से खोखली इमेज दिखा देता है, एक स्मॉलर फ्रेमवर्क में हम लोग को दिखाता है कि भाई कौन सी कंट्री पैसे के मामले में कितनी डेवलप्ड है। तो उससे हम लोग को ओरिजिनल डेवलपमेंट का पता नहीं चल पाता, आइडिया नहीं लग पाता। तो ये थे क्वेश्चन। अब आओ आगे के टॉपिक पर बढ़ते हैं। ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड सैंपल पेपर्स रेगुलरली सॉल्व करते रहना। बट अगर तुम सैंपल पेपर्स टेक्स्ट बुक में सॉल्व कर रहे हो, फिर पेजेस पलट के सॉल्यूशंस देख रहे हो, तो तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम
वीडियो सॉल्यूशंस जब तक नहीं देखोगे तब तक समझ नहीं पाओगे कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, 3 घंटे में एग्जाम हॉल में बैठकर पेपर कैसे टाइमली खत्म करना है। और ये सब कुछ अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें हाथ पकड़ के लिटरली वीडियो सॉल्यूशन में एक एक स्टेप करके दिखा रहे होंगे, सिखा रहे होंगे सीबीएसई के लास्ट ईयर के टॉपर्स, तो यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि हम तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं 18+ सैंपल पेपर्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट with 33+ revision sheets and with detailed video solutions made by last year CBSE toppers। हमारी 99% सैंपल पेपर बैच में अभी कुछ सीट्स बची हुई हैं, एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब यार हम लोगों को ये तो समझ में आ गया कि सिर्फ इनकम क्राइटेरिया नहीं है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का। डन भैया, समझ में आ गया। पर अगर सिर्फ इनकम से पता नहीं चल सकता तो किस चीज से पता चलेगा, ये भी बता दो। तो उसके लिए एनसीईआरटी ने हमें एक टेबल दी है, ठीक है। अब अपने देश की बात करते हैं, और क्योंकि हम लोग अब देश की बात कर रहे हैं तो यूएस डॉलर गया तेल लेने। अब हम लोग बात करेंगे सीधे खरे रुपयों की। भाई रुपया अपना टॉप पे है, ठीक है, रुपया ऑन दी टॉप। बात करते हैं टेबल 1.3 की, जिसमें हम लोगों को पर कैपिटा इनकम हरियाणा, केरला और बिहार की दिखाई गई है। भाई गजब, 3 जो स्टेट्स हैं तीनों गजब गजब चीजों के लिए फेमस है। अब किस चीज के लिए फेमस है आगे देखेंगे। हमारा जो हरियाणा है वो 2,36,000 कुछ हमारा उसकी जो पर कैपिटा इनकम वो ये है। मतलब कि हरियाणा की पॉपुलेशन जितनी है उसमें एक इंसान 2,36,000 कुछ रुपए कमा रहा है, ठीक है। एक इंसान कमा रहा है साल में। पर कैपिटा इनकम क्या था? टोटल पॉपुलेशन का जो इनकम है, इनकम ऑफ टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो हम लोगों ने हरियाणा का किया तो हमें पता चला कि एक इंसान भैया अपना कमा रहा है 2,36,000 और कुछ रुपए। ऐसे ही केरला का अगर हम लोग देखें तो केरला में हर एक इंसान 2 लाख ही रुपए कमा रहा है। भाई केरला थोड़ा पीछे रह गया पर कैपिटा इनकम में। बिहार, भाई बिहार तो अपना पीछे ही रह रहा है, 40,000 रुपए बस कमाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 स्टेट के पर कैपिटा इनकम की बात कर ली। जब मैंने ये ग्राफ देखा तो मैंने कह दिया फटाक से कि भाई हरियाणा ऑन दी टॉप। एल्विश भाई का स्टेट पीछे कैसे रह सकता है, वो तो भाई टॉप पर ही रहेगा। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई तो इस कॉन्फिडेंस में था। तब फिर मुझे एनसीईआरटी ने दूसरा टेबल दिखाया जो था अदर क्राइटेरिया से कंपैरिजन। अब देखो 3 स्टेट हमारे पास फिर से वही हैं, हरियाणा, केरला और बिहार। उसमें हम लोगों को 3 क्राइटेरिया दिए गए। पहला, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ्स। फिर दूसरा, लिटरेसी रेट। तीसरा, नेट अटेंडेंस रेशियो। भैया ये सब क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको समझो, ठीक है, एक एक करके सबको समझते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट का मतलब भैया क्या होता है? तो इन्फेंट मतलब होता है नवजात शिशु, मतलब 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं। मोर्टेलिटी होता है कि मर रहे हैं, मोर्टेलिटी मतलब मरना। और रेट मतलब होता है दर, कि किस रेट से मर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग तीनों को साथ मिला के बोले तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जो नवजात शिशु हैं वो किस रेट से मर रहे हैं, मतलब कितने मर रहे हैं, इसको हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलेंगे। अब तुम्हें टेबल में दिया हुआ है पर 1000 लाइव बर्थ्स, ठीक है। तो जो हमारे ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है ना, वो हमेशा 1000 बच्चों के कंपैरिजन में निकलता है। एग्जाम में तुम्हें शॉर्ट में पूछा जाएगा बताओ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। तो किसी भी जगह पर, किसी भी रीजन में 1 साल में जिंदा 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें से कितने बच्चे मर जाते हैं, उसी को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। अगर किसी जगह का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 40 है, इसका मतलब हर 1000 जिंदा बच्चों में से 40 बच्चे 1 साल की एज पूरा करने से पहले ही मर गए। नहीं समझ में आया? कोई नहीं, आसान भाषा में समझेंगे, अपने पास बहुत टाइम है, 10 सेकंड पीछे भी कर लोगे तुम्हें फिर से समझ में आ जाएगा। खैर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, किसी भी साल में 1000 लाइव बर्थ्स में से कितने बच्चे, जिंदा बच्चे जो हेल्दी बेबीज जो पैदा होते हैं, जो पेट में मर गए मदर्स के, मतलब किसी भी तरीके से अगर वो कोई बच्चा पैदा नहीं हो उसको हम लोग काउंट नहीं करें, जिंदा बच्चे 1000 जिंदा बच्चों में से कितने बच्चे 1 साल की एज, अपना पहला बर्थडे मनाने से पहले ही मर जाते हैं,
उसी को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। अब देखो ये क्यों हम लोग पढ़ते हैं इसको समझो ना। ये कोई तुम्हें समझाएगा नहीं, तुम्हारे टीचर नहीं समझाएंगे, यूट्यूब पे भी नहीं समझ में आएगा, बट इससे तुम लोगों को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पता चलेगा कि भाई हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको। मुझे अपने टाइम पे नहीं समझ में आया था। देखो कोई एक बच्चा होता है ना, एक जिंदा बच्चा फर्स्ट 1 साल, उसको सबसे ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, उसको सबसे ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं कहूं कि मुझे अगर पता लगाना हो कि किसी भी एरिया की मेडिकल फैसिलिटीज कैसी हैं, तो मैं इस रेट से पता लगा पाऊंगा कि वहां पर जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें में से कितने बच्चे जिंदा नहीं रह पा रहे हैं, कितने बच्चों को मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही अच्छी वाली, और वो बीच में ही मर जा रहे हैं। तो इससे मुझे क्या पता लगेगा कि उस एरिया की मेडिकल फैसिलिटी कितनी अच्छी है, उस एरिया में मेडिकल ग्रोथ कितनी अच्छी है, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज हैं भी कि नहीं। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तुम्हें इस वजह से दिया गया है कि तुम समझ पाओ कि किस एरिया में मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं। अब मान लो किसी भी जगह का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम है, 2-4 है, मान लो 10 मान लो, मतलब 1000 जिंदा बच्चों में से 1 साल अपना पहला बर्थडे मनाने से पहले सिर्फ 10 बच्चे मर गए। 1 साल के अंदर, अपने पैदा होने के 1 साल के अंदर 1000 बच्चों में से सिर्फ 10 बच्चे मरे। तो मैं कह पाऊंगा कि भाई यहाँ की तो मेडिकल फैसिलिटीज एकदम तबाही है, यहाँ पे तो मजा आ गई पूरा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 10 ही बच्चे मरे, बाकी सब जिंदा रह गए। 9990 बच्चे जो थे वो अच्छे खासे हेल्दी बेबीज थे, पहला बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, अब वो बड़े हो गए। ठीक है, तो इसी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत जरूरी है। अब यहां पर जो तुम्हारे टेबल में हम लोगों को कंपैरिजन देखने को मिलता है वो हरियाणा, केरला और बिहार का है। हरियाणा में 30 बच्चे हैं, मतलब कि हर 1000 बच्चों में से 30 बच्चे मर जाते हैं अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले। वहीं केरला की बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 7, मतलब कि अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले 1000 बच्चों में से 7 बच्चे मर जाते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना कम रहेगा उतना बेटर है, वहां पर उतनी अच्छी फैसिलिटीज है। तो भाई अपना केरला यहां पर जंग जीत रहा है, 7 नंबर ही हैं बस उसके, 1000 में से बस 7 ही बच्चे मर रहे हैं, मतलब बेस्ट वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज है। और यार अपना बिहार यहाँ आगे तो नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ पर सबसे आगे है 32, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है। ओके भैया, मेडिकल फैसिलिटीज तो हो गई, बिहार अपना नेक्स्ट क्राइटेरिया में टॉप करेगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है ये समझो। 7 साल की उम्र के या फिर 7 साल की उम्र से ज्यादा, 7 साल या एंड है और नहीं, मतलब कि 7 साल को इंक्लूड करना है, 7 साल और 7 साल से उम्र के जितने भी लोग हैं, पॉपुलेशन है, उनमें से कितनी % पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई कर चुकी है, उसे हम लोग लिटरेसी रेट बोलते हैं। मतलब किसी जगह पर अगर सिर्फ 100 लोग हैं जो 7 साल के हैं और 7 साल से ज्यादा की उम्र है, और अगर वो 100 लोग हैं उसमें से सिर्फ 60 लोगों ने अपनी जो पढ़ाई है वो अच्छे तरीके से करी है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ का लिटरेसी रेट 60% है, मतलब 60% आबादी यहाँ पर पढ़ी लिखी है। क्या क्राइटेरिया है कि हम लोग जिस इंसान को गिनते हैं कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, उसकी एज कम से कम 7 साल या फिर 7 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अब भाई छोटा बच्चा कहाँ ही पढ़ेगा, तो लिटरेसी रेट में उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता। मतलब 7 साल और 7 साल से ज्यादा के उम्र के जितने भी लोग हैं उनमें में से कितने % लोग पढ़े लिखे हैं, उसको बताता है अपना लिटरेसी रेट। लिटरेट होने का मतलब कि एटलीस्ट एक लैंग्वेज में वो लिख भी पाते हो और पढ़ भी पाते हो। अगर इतना क्राइटेरिया है तो भाई हम उन्हें लिटरेट मान लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो बीटेक कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, बस एक लैंग्वेज में रीड एंड राइट अगर वो कर सकते हैं कम से कम एक लैंग्वेज में, तो हम लोग उन्हें लिटरेट मान लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारे जो स्टेट्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। हरियाणा भाई अपना है 82% लिटरेसी रेट के साथ में, मतलब वहां पर जितनी पॉपुलेशन है उस पूरी पॉपुलेशन में से 82% लोग लिटरेट। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर इलिटरेट कितने हुए, कितने लोगों के पास उतनी नॉलेज नहीं है, पढ़ाई नॉलेज नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 - 82, 18% लोग इलिटरेट हैं हरियाणा में। ठीक है, इस तरीके से समझो, 82% लिटरेट है, मतलब 82%, 100 में से 82 लोग पढ़े लिखे हैं। समझ में आ गया? ठीक है,
इसके बाद केरला देखते हैं भाई 94 यार, 94% लोग वहां पर पढ़े लिखे हैं। गुड भाई, ये जितना ज्यादा लिटरेसी रेट जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है ना। वहां का एजुकेशन सिस्टम हम लोग को पता चलता है कि भाई सब लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब अच्छे हैं, तो ये जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो यार भाई बिहार अपना फिर पीछे रह गया। 62% लिटरेसी रेट है, मतलब 100 में से सिर्फ 62 लोग, 62 लोग ही पढ़े लिखे हैं। फिर पीछे रह गया यार, कोई नहीं। हरियाणा ऑन दी टॉप। तुम भी तो बिहार को। इस बार है क्या? नहीं, इस बार है हमारा केरला टॉप पे 94% के साथ केरला। इसी वजह से ना जो तुम्हें बेस्ट हॉस्पिटल्स देखने को मिलते हैं, बेस्ट अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज, बेस्ट पढ़ाई की फैसिलिटीज तुम लोगों को साउथ साइड में ज्यादा देखने को मिलती है। एग्जाम्पल साउथ का लिया जाता है, केरला भाई बहुत बेस्ट है। अब नेट अटेंडेंस रेशियो को समझते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो, अब तुम अपने इलाके में देखो, ठीक है, तुम्हारे इलाके में 14-15 साल के जितने भी बच्चे हैं उन सबको एक ग्राउंड में खड़ा करो, ठीक है। मान लो 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से कितने बच्चे किसी ना किसी स्कूल को अटेंड कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ने लिखने जा रहे हैं। जितने बच्चे 100 में से स्कूल जा रहे होंगे वही हमारा होगा नेट अटेंडेंस रेशियो। मतलब पर 100 किड्स में से जितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, अटेंडेंस लगा रहे हैं अपनी, वो हो जाएगा हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो। अगर 100 में से सिर्फ 50 बच्चे स्कूल जा रहे हैं 14 और 15 साल के, यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है कि बस हम लोग उस ग्राउंड में कितने एज ग्रुप के लोगों को खड़ा करेंगे, जो 14 साल के हो, 15 साल के। उस एज ग्रुप में कितने बच्चे, कितने % बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। अब ये अगर ज्यादा होगा तो ये हम लोग को क्या बताएगा? किसी भी इलाके में अगर नेट अटेंडेंस रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब 14 और 15 साल के बच्चे ज्यादा मात्रा में स्कूल जा रहे हैं, मतलब वहां की एजुकेशन फैसिलिटीज, एजुकेशन सिस्टम वहां का अच्छा है। मान लो किसी इलाके में जो हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो है वो 94 दिया हुआ है टेबल में, तो इससे मैं क्या समझूंगा कि वहां पर हर 100 बच्चों में से जो 14 और 15 साल के हैं उसमें से 94 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सिर्फ 6 ही बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, बाकी 94 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। 94% बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनकी अटेंडेंस स्कूल में लग रही है, तो उसे हम लोग नेट अटेंडेंस रेशियो बोलेंगे। समझ में आया? अब आओ अपने तीनों स्टेट को एक बार देख लेते हैं कि कहां कहां है हमारा स्टेट। तो भाई हरियाणा 61 यार, लगता है इस बार बिहार हम लोग का लास्ट नहीं रहेगा। 61 है हमारा हरियाणा। 61 हरियाणा का नेट अटेंडेंस रेशियो है, मतलब कि वहां पर हर 100 बच्चों में से 13 और 14 साल के जो हैं, हर 100 बच्चों में से बस 61 बच्चे ही हैं जो स्कूल अटेंड कर पा रहे हैं, बाकी बच्चों के पास स्कूल की फैसिलिटी नहीं है। 80 भाई केरला यार, केरला किल कर रहा है तीनों में भाई, क्रेजी। 83 नेट अटेंडेंस रेशियो 83 है, मतलब हर 100 में से 83 बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, उनको फैसिलिटीज मिल रही हैं। 14 और 15 साल के बच्चों, अगर 100 बच्चे हैं उसमें से 83 बच्चे जा रहे हैं स्कूल। यार बिहार अपना फिर लास्ट आ गया और सिर्फ 43 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, तो मतलब बिहार अपना सभी में रगड़ रहा है भाई। नेट अटेंडेंस रेशियो में भी कम है बेचारे का, और लिटरेसी रेट में भी बेचारा कम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जहां पे कम होना चाहिए था वहां पे भाई टॉप पे है, जो कि गलत बात है, वो कम होना चाहिए। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है? मैं जहां तक ये मैप समझ पा रहा हूं तो भाई केरला बेस्ट लग रहा है मुझे तीनों स्टेट में से। बट जब मैंने ऊपर वाला बस टेबल देखा था जिसमें एवरेज इनकम पता चल रही थी, तो भाई मुझे एल्विश यादव का स्टेट सबसे टॉप पर लग रहा था। मुझे लग रहा था हरियाणा ही भाई बेस्ट होगा। बट फिर मुझे क्या पता चला, जब मैंने इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज देखे, तब मुझे पता चला कि बस इनकम, जो खोखला हमारे पास चार्ट था, जो पर कैपिटा इनकम का चार्ट था, वो गलत है। वो पूरी सच्चाई नहीं दिखा रहा है, वो अर्ध सत्य है, आधा सच है। जब हम लोग पूरा सच देखते हैं कि वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज कैसी हैं, वहां पर जो बच्चे हैं वो कितने अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हैं, वहां पर लिटरेसी रेट कितना है, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, गवर्नमेंट वहां पर क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रही है, मेडिकल फैसिलिटीज हैं,
एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं कि नहीं। तो मुझे पता चला कि भाई भले ही केरला का जो एवरेज इनकम है वो कम है, पर कैपिटा इनकम है वो कम है, बट केरला बाकी सब जगहों से बेटर है, बाकी सब जो क्राइटेरिया उसमें वो टॉप कर रहा है। तो बेटर स्टेट केरला है। हम लोगों ने अब तक यार इतनी राम कहानी पढ़ी, उसमें से तुम्हें ये तो पता चल गया होगा ना कि जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बस पैसों को ही नहीं नजर में लाते हैं, हम लोग ये भी देखते हैं वहां एनवायरनमेंट कैसा है, पॉलिटिकल सिस्टम वहां का कैसा है, सब कुछ अच्छे से है कि नहीं। तो जब हम लोग मिक्स ऑफ गोल्स की बात करते हैं, जब हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल स्टेट कैसा है, तो हम लोग को केरला अच्छा देखने को मिलता है। तो जो मैंने अभी बताया नहीं था कि एवरेज इनकम से हम लोग को पता नहीं चलता है कि उस कंट्री की सच्चाई क्या है, तो वो यहां पर हम लोग को साफ साफ देखने को मिल रही है कि एवरेज इनकम में तो हरियाणा ज्यादा है, बट केरला एवरेज इनकम कम होने के बावजूद भी अच्छा स्टेट है रहने के लिए, क्योंकि वहां पर बाकी फैसिलिटीज अच्छी हैं, वहां के लोगों के जो अदर डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो अच्छी तरीके से पूरे हो रहे हैं। तो यही था हमारा ये पूरा चार्ट, ये पूरा टेबल। इससे भी कई बार केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार 3 नंबर के क्वेश्चन तुम्हें घुमा फिरा के दे दिए जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लियो तो बेटर है। अच्छा, अब एनसीईआरटी ने ना तुम्हें एक एक डेफिनेशन दी है तीनों चीजों की, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, लिटरेसी रेट की और नेट अटेंडेंस रेशियो की। तो वो अच्छे से याद कर लेना, उसी टेबल के नीचे ही है, जो मैंने बताया वही है। तो यार हम लोगों को अब ये ठोक पीट के अच्छे से समझ में आ गया है कि डेवलपमेंट का क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ इनकम नहीं होता है, अदर फैसिलिटीज भी डेवलपमेंट का एक अच्छा क्राइटेरिया होती है। उससे हम लोगों को असली इमेज पता चलती है, जैसे हम लोगों ने अभी केरला वाले एग्जाम्पल से देखा, हरियाणा वाले एग्जाम्पल से देखा। ठीक है, अब यार जहां तक मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो इनकम है ये तो हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, तुम पर्सनल लेवल पर अपनी इनकम सबकी अलग अलग है, बट तुम और मैं किस हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाएंगे ये हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तुम्हारे घर से लेके ऑफिस तक, ऑफिस से लेके स्कूल तक ये जो सड़कें बिछी हुई हैं ये कैसी होंगी ये हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे। स्कूल होगा कि नहीं होगा ये हम लोग नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी एक ऐसी जगह पे होते जहां पर जिस गांव में पढ़ना लिखना नेचुरल बात नहीं है, मतलब कोई वहां पर उतना पढ़ता लिखता नहीं है, सब खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, कुछ करते हैं, पढ़ाई लिखाई का उतना सिस्टम नहीं है, जो कि इंडिया में काफी अभी भी गांव ऐसे हैं जहां पर ये वाला सिस्टम चलता है। तो क्या तुम स्कूल जा रहे होते? नहीं जा रहे होते ना। अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम स्कूल सिर्फ इसी वजह से जा पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे घर के आसपास एक अच्छा स्कूल है और तुम्हारे सोसाइटी के जितने भी लोग हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। तो तुम्हारे पेरेंट्स ने भी सोचा कि भाई सब पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा स्कूल अवेलेबल है, तो चलो हम लोग भी डाल देते हैं। ऐसे ही अगर कोई बीमारी हो गई तो तुम घर पे वैद्य जी से किसी को बुलाकर ऐसे झोला छाप डॉक्टर वगैरह से इलाज नहीं करवाते हो, तुम अपने पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवा लेते हो। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो फैसिलिटीज तुम्हें प्रोवाइड करवाई गई हैं। समझ में आया? मतलब कि हम पैसों से ही सारी चीजें नहीं खरीद सकते हैं। हरियाणा का लौंडा अगर बोले कि आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? तो केरला का इंसान क्या बोलेगा कि मेरे पास अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज हैं, मेरे पास अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, मेरे पास अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। तो फिर बेचारा हरियाणा वाला भाई क्या ही बोल पाएगा। रोम रोम भाइयों। तो पब्लिक फैसिलिटीज बहुत जरूरी हैं और ये हम पैसे से नहीं खरीद सकते। ये बात तुम्हें दिमाग में बैठानी पड़ेगी। तो काफी चीजें हैं जो हमारे गवर्नमेंट के ऊपर रहती हैं कि भाई गवर्नमेंट किस तरीके के काम करते हैं, किस पब्लिक फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाते हैं। तुम्हें पता है गवर्नमेंट, यार तुम जितना अपने बारे में सोचते हो ना, गवर्नमेंट तुमसे ज्यादा तुम्हारे बारे में सोचती। तुम सोच रहे हो यार कितनी ये फैसिनेटिंग बात है कि तुम कहीं पर भी जाओ गवर्नमेंट तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा खड़ी रहती है। तुम्हारे आसपास के पुलिस स्टेशंस में जो पुलिस वाले हैं उनको सैलरी गवर्नमेंट सिर्फ इसी वजह से दे रही है कि तुम्हें अच्छे से रखा जाए, तुम्हारी प्रोटेक्शन रहे। मतलब कि हमारी सोसाइटी को बचाने का काम, बनाने का काम, उसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने का काम हमारी गवर्नमेंट का होता है, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट का होता है। तो
सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पब्लिक फैसिलिटीज भी मैटर करती है। तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो भैया, गांव में स्कूल ही नहीं है तो अब कहां जाओगे पढ़ने? समझ रहे हो? पब्लिक फैसिलिटीज का जो टॉपिक है उसमें तुम्हें यही समझना है कि काफी चीजें जो हैं हमारे पास वो पैसे से नहीं आई हैं। तुमने पैसे से नहीं बनाए हैं, तुम्हारी गवर्नमेंट ने, तुम्हारी सोसाइटी ने तुम्हें बनाकर दी है। तो जब हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज की बात करते हैं तो हम लोगों को ये पता चलता है कि उस कंट्री में डेवलपमेंट किस लेवल की हो रखी है। हम लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखने को मिलता है जिसमें गवर्नमेंट काम की चीजें लोगों तक पहुंचाती है, मेडिसिन से लेके खाने तक सारी चीजें। तुम अपने इलाके में लोकल एरियाज में जाकर देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि गवर्नमेंट ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं खाना, उनके लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाती है, उन्हें खाना दिया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं। तो ये है हमारे देश की गवर्नमेंट का काम, और ये हमारे देश के गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ये जो पब्लिक फैसिलिटीज है वो सबको प्रोवाइड हो, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले ग्रो करने की, डेवलप होने की। अब क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग देश की गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो चलो आओ यार अब बात करते हैं विदेशों की, कि भाई बाकी देश में कैसा हो रहा है, हमारे देश में कैसा हो रहा है, बाकी देश की गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, हमारे देश की गवर्नमेंट कैसा पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही है। तो चलो कर लेते हैं अपना कंपैरिजन। पहले हम लोगों को बस पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम के बारे में पता था ना, अब हमारे पास काफी सारी चीजें हैं। हेल्थ फैसिलिटीज भी एक क्राइटेरिया है हमारे पास, लिटरेसी रेट भी क्राइटेरिया है, हम लोगों के पास में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जैसी चीजें हम लोग को अब पता चल चुकी है। तो अब आओ देश को कंपेयर करके देखते हैं। तो यार टेबल 1.6 हम लोगों को दिया हुआ है जिसमें हम लोगों ने कंपेयर किया हुआ है बाकी अपने आस पड़ोस की कंट्रीज को, कि भाई वहां पे क्या सीन चल रहा है, वहां पे पैसे बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, वहां पर बाकी सारे क्राइटेरियाज कैसे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहां पर यार। लेकिन ये क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मैंने तो बस वही पढ़ा था भैया कि इन्फेंट मोर्टेलिटी एक रेट एक होता है जिसमें 1000 बच्चों में से कितने बच्चे पहले साल में मर जा रहे हैं, वही होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या है, यहां पर तो नई नई चीजें आ गई हैं। इसका मतलब क्या है, ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है, GNI। तो डरने की जरूरत नहीं है, एक एक करके सबको समझते हैं। ठीक है, सो पहला जो हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम है, कुछ समझने की जरूरत नहीं। ग्रॉस नेशनल इनकम होती है जो तुम्हारा कंट्री की GDP है, जो टोटल इनकम की हम लोग जो बात कर रहे थे ना, उसमें जब हम लोग ऐसे लोग जो विदेश में जाकर पैसे कमा रहे हैं और देश में बेच रहे हैं, तो जब हम लोग फॉरेन इनकम को GDP से जोड़ देते हैं तो हमें ग्रॉस नेशनल इनकम देखने को मिल जाती है, वही हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मतलब कि जब कोई इंसान पैदा हो रहा है तो वो कितने साल तक जिएगा, उसकी क्या मतलब एक्सपेक्टेड है कि वो कितने साल तक जिएगा, उसे ही हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हमारे पास एक और डेटा है जो कि है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का। तो देखो यार, हमारा जो यूनाइटेड नेशन है ना, यूनाइटेड नेशन काफी प्रोग्राम्स रन करवाता है जिससे लोगों का भला हो पाए, कि कोई है कि हाँ जो न्यूक्लियर पावर्स हैं उसके लिए कोई प्रोग्राम है, उसके मैनेजमेंट के लिए कोई प्रोग्राम है, मेडिकल कोई इमरजेंसी है तो उसके लिए प्रोग्राम करवाता है। वैसे ही नेशंस के डेवलपमेंट के लिए भी यूनाइटेड नेशन का एक डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है जिसको कहा जाता है UNDP। उसका काम क्या रहता है कि हर साल रिपोर्ट निकालना। किस बेसिस पर? तो अपना वर्ल्ड बैंक तो बस एक जो हमारा पर कैपिटा इनकम है उसी के बेसिस पर निकालता है, लेकिन UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है, और वो निकालती है 3 चीजों के बेसिस पर। पहला, एजुकेशन लेवल पर, दूसरा हेल्थ लेवल पर, और तीसरा इनकम के लेवल पर। मतलब इन तीनों चीजों को ध्यान में रखकर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। एवरेज इनकम में तो बस पैसा देखा जाता था ना, अब हम लोगों ने हेल्थ और हम लोगों ने यहां पर इनकम और यहां पर एजुकेशन लेवल, ये सबको मिलाकर 3 चीजों को मिलाकर हम लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार की। किसने तैयार की? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ये रिपोर्ट तैयार करती है। उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कमेंट करो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब हमारे पास ना यहां पर जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है उसको हम लोग ना
कंपेयर करते हैं बाकी कंट्री से। तो जब हम लोग कंपेयर करते हैं, जब हम लोग लिस्ट बनाते हैं, तो हम लोग ऐसी कंट्रीज जो हाई रैंक करती है, जिनका पैसा भी अच्छा है, जिनके पास हेल्थ फैसिलिटीज भी अच्छी है, जिनके पास लिटरेसी रेट भी अच्छी है, वो उन कंट्रीज को हम लोग ऊपर डालते हैं। तो हम लोग एक लिस्ट बना देते हैं, जो डेवलप्ड कंट्री है उनको ऊपर रखते हैं और जो अंडर डेवलप्ड है, जो नीचे बहुत कम डेवलप्ड है, उनको नीचे रखते हैं। तो वो एक प्रॉपर इंडेक्स बन जाता है। जैसे तुम्हारे कॉपी के सामने तुम लोग इंडेक्स नहीं बनाते हो, 1 2 3 4 करके लिखते हो, वैसे एक इंडेक्स बन जाता है। उसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जब हम लोग नंबर वाइज लिख दे कि भाई हाँ यूएसए नंबर 1 पे रहेगा, चलो ठीक है, इंडिया नंबर 54 56 58 इस पे रहेगा, पाकिस्तान और नीचे रहेगा, और बाकी कंट्रीज ऐसे रहेंगे। मतलब समझ रहे हो, जब हम लोग कंट्रीज को उनके रैंक के हिसाब से सेट कर देते हैं, तब हम लोग कहते हैं उसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखते हैं हमारा इंडिया किस लेवल पर है और हमारे आसपास की कंट्रीज किस लेवल पर हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक इन दी वर्ल्ड 2021-22 जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है, उसमें तुम्हारा दिया हुआ है कि भाई श्रीलंका 73 नंबर पे है। 73 नंबर मतलब श्रीलंका 73 नंबर पे है। इसका मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट के हिसाब से वो 73rd डेवलप्ड कंट्री में से, मतलब 73rd नंबर। उससे ऊपर 72 कंट्रीज है जिनका हाल उससे अच्छा है। समझ रहे हो, 1 नंबर पे है मतलब वो देश की सबसे अच्छी कंट्री, जहां पे पैसा भी अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटीज भी अच्छी है, मेडिकल फैसिलिटीज भी अच्छी है, और पैसे और पढ़ाई लिखाई लिटरेसी रेट भी अच्छा है। समझ रहे हो, तो हमारा नंबर 1 कंट्री सबसे बेस्ट रहेगी। 73 नंबर पे है हमारा श्रीलंका। और क्योंकि हम लोग आस पड़ोस की बात कर रहे हैं तो अपनी भी बात करेंगे ही। इंडिया है यार 132 नंबर पर, पूरे इंडेक्स में 132 नंबर पर हमारा इंडिया आता है। फिर म्यांमार 149, फिर 161 पर आता है पाकिस्तान। तो भाई पाकिस्तान से तो एक्सपेक्टेड ही है कि नीचे ही रहेगा वो। खैर श्रीलंका से यार देख रहे हो, श्रीलंका में इतनी सिविल वॉर वगैरह हुई, ये सब हुआ, फिर भी वो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमसे ऊपर है। तो ये कितनी गलत बात है ना, वो छोटा सा देश है। देखते हैं बाकी सब में हम लोग आगे हैं, श्रीलंका से नहीं। तो जो हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम है उसमें उसका है $12,578, हमारा है सिर्फ $6,590। तो यार मतलब पर कैपिटा इनकम में भी हम लोग पीछे हैं उससे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ उसमें 76.4 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेड होती है। मतलब जब कोई इंसान पैदा होता है तो हम श्रीलंका में अगर कोई इंसान पैदा होता है तो हम लोग कहते हैं कि हाँ 76.4 साल तक वो जिएगा, उसकी इतनी एज एक्सपेक्टेड है। वहीं 67.2 ईयर्स हमारी है। मतलब कि जो नॉर्मल एवरेज इंसान है, जैसे हम लोगों ने एवरेज इनकम निकाली थी, वैसे अगर हम लोग एवरेज एक एज हम लोगों को निकालनी है तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि जितने लोग जितने साल जिए डिवाइडेड बाय टोटल कितने लोग थे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि एक इंसान कितने साल तक उसकी लाइफ होती है, कितने साल वो जिंदा रहता है। तो एवरेज इंडिया का है 67.2। यहाँ पे भी हम लोग यार पीछे हो गए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम लोगों ने देख लिया, ये नंबर समझ लिए, बट यार भैया ये क्या है? मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव। तो मतलब कि 25 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वहां पर, जो पॉपुलेशन है, उनमें में से 25 साल के ज्यादा लोगों ने कितने साल स्कूलिंग या फिर फॉर्मल एजुकेशन में दिए हैं, उन्हें कितने साल मिले हैं पढ़ने के। तो जब हम लोग इसका चार्ट देखते हैं तो श्रीलंका में ये नंबर है 10.8। मतलब 25 साल से ज्यादा उम्र का अगर कोई इंसान है तो उसने 25 साल की उम्र तक करीब 10.8 साल अपनी फॉर्मल एजुकेशन में दी है। प्राइमरी, सेकेंडरी और ग्रेजुएशन, इन सबको मिलाकर 25 साल की उम्र होने तक उसने 10.8 साल इन्वेस्ट किए थे अपने स्कूलिंग में। इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि वहां के लोग, उस कंट्री के लोग एजुकेशन पर कितना अपना टाइम, अपनी लाइफ दे रहे हैं, कितनी स्कूलिंग, कितना एजुकेशन उन लोगों को मिल पा रहा है, कितनी फैसिलिटीज हैं उनके पास में। वहीं अगर हम लोग इंडिया की बात करें यार, तो यार इंडिया यहाँ पर भी पीछे हो गया। इंडिया का है 6.7। ऐसा कैसे चलेगा यार? तो थोड़ा सा अभी हम लोग पीछे हैं। खैर बाकी म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन सब की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इन सबसे हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है भाई।
कंपटीशन तो है अपने आसपास की कंट्री से आगे रहना, बल्कि हमारा कंपटीशन तो बड़ी बड़ी कंट्री से होना चाहिए। हम लोग अपने श्रीलंका नीचे जो कदमों में है हमारे, उससे हार जा रहे हैं यार। ये नहीं चाहिए। तो ये किसके ऊपर है? तुम्हारे ऊपर है। पढ़ोगे, इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हम लोगों को अपने देश को बढ़ाने की कितनी जरूरत है, देश का हमारी ग्रोथ में, हमारे डेवलपमेंट में कितना योगदान है, ये हम लोगों को पूरा समझ में आता है इस चैप्टर से। अब यार जब हम लोग क्राइटेरिया पढ़ ही रहे हैं तो लाओ एक और क्राइटेरिया देख लेते हैं, लोगों को कंपेयर करने का। तो एक फेमस क्राइटेरिया है बीएमआई का। बीएमआई क्या होता है भैया? तो जब हम लोग किसी इंसान को देखते हैं तो ये गेस करते हैं ना कि इंसान मोटा है, पतला है, हेल्दी है। बोलते हैं ना, मम्मी लोग तो बोलती हैं कि भाई जितना मोटा हो जाओ उतने हेल्दी हो। लेकिन मेडिकली हम लोग किसी इंसान को देखकर ये कह सकते हैं कि ये ओबीज है, मतलब मोटापा है इसमें, या फिर ये माल नरिश्ड है, इसको उतनी जो न्यूट्रिशन है नहीं मिले, अभी ये थोड़ा पतला दुबला है। तो हम लोग इसको निकालेंगे कैसे? हमने पता कैसे चलेगा कोई इंसान मोटा है, कोई इंसान पतला है, ये कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलता है बीएमआई से, बॉडी मास इंडेक्स से। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? ये एक नंबर होता है जो हम लोग इंसान की जो लेंथ है, लंबाई है, और उसके वेट को मिलाकर हम लोग निकालते हैं। अब वो कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले एक इंसान का, ये तुम लोग भी कर सकते हो, अपने घर पे करना, अपने स्कूल वालों के साथ करना, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास जो एक इंसान है उसका वजन कितना है, मान लो 50 केजी, ठीक है, डन। 50 केजी, पर उसकी हाइट कितनी है? अगर कोई इंसान मोटा पतला है तो उसकी हाइट का भी तो उस पर फर्क पड़ता है। अगर कोई इंसान लंबा रहेगा तो उसकी जो उसका वेट है वो ज्यादा रहेगा ना, और अगर कोई इंसान छोटा है तो उसका वेट कम रहेगा, क्योंकि बोन्स और डेंसिटी उसकी कम रहती है। तो हम लोग देखते हैं कि वजन को हमने सबसे ऊपर रख दिया, नीचे उसकी हाइट इन मीटर्स, मतलब अगर किसी की हाइट है मान लो 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर अगर किसी की हाइट है तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, मीटर्स में लिखेंगे 1.5। ऐसे ही किसी की हाइट है मान लो 190 सेंटीमीटर, तो उसकी हाइट हम लोग कैसे लिखेंगे, 1.9 मीटर। तो मान लो किसी की हाइट है 1.9 मीटर्स, ठीक है, उसका स्क्वायर 1.9 का होल स्क्वायर को हम लोग डिवाइड करेंगे उसके वजन से। इसका फॉर्मूला क्या निकल कर आया, तो बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, इज इक्वल टू टोटल वजन इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स का होल स्क्वायर। इसको दिमाग में बैठाना, क्योंकि एग्जाम में एक नंबर के लिए हर बार क्वेश्चन आता है यार, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूं, किसी भी तरीके से उठा के पूछ देगा। केस बेस्ड स्टडी में पैराग्राफ दिया रहेगा, हेल्थ के ऊपर नीचे बीएमआई का फॉर्मूला। तो भाई तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला याद करने के लिए बोल रहा हूँ भाई। हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं क्या, एवरेज सबसे देखे जा रहे हैं, ये फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ोगे तो यही सब पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा क्या है, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, इज इक्वल टू वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर और उसका स्क्वायर, ठीक है। जब तुम ये सब निकालोगे तो तुम्हें एक नंबर मिलेगा। अब वो नंबर कितना आता है वो हमें बताएगा कि तुम ओबीज स्केल की तरफ में हो, नॉर्मल हो, या फिर तुम पतले दुबले हो। इससे ये पता चलता है। अब ये डिवाइड करने के बाद, ये फॉर्मूला सॉल्व करने के बाद हम लोगों के पास एक नंबर आता है। अब वो नंबर क्या आएगा, वो नंबर तुम्हें बताएगा कि तुम ओबीज हो, मोटे हो, या फिर माल नरिश्ड हो, अंडरवेट हो। वो कैसे पता चलेगा, तो जो हमारा नंबर रहेगा वो 18.5 और 24.9 के अगर बीच में है तो भाई अपन हेल्दी, बेस्ट, बीएमआई बेस्ट है। इतना हेल्दी लोगों का बीएमआई होता है। अगर 24.9 से ऊपर है तो भाई ओबीज में आ जाओगे। वहीं 18.5 से अगर नीचे है तो मतलब तुम माल नरिश्ड हो, थोड़ा और खाना पीना खाओ, ठीक है। चलो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि किसी की जो वेट है वो 70 केजी है और किसी की जो हाइट है वो 1.75 मीटर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 70 ऊपर लिख देंगे, डिवाइड बाय 1.75 का स्क्वायर,
तो 1.75 इंटू 1.75 अराउंड इसका आ जाएगा हमारा स्क्वायर 3 के अराउंड। और फिर जब हम लोग 70 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो अराउंड 22.86 हम लोगों को इसका आंसर BMI देखने को मिलेगा। तो ये हमारे स्केल में कहां पर है, बीच में है, 22 मतलब 24.5 से नीचे है ना, तो ये हमारे स्केल के बीच में है। तो 24.9 से हमारा ये नीचे है और 18.5 से ऊपर है, मतलब नॉर्मल रेंज में है भाई। अच्छा हुआ मोटा नहीं है वो इंसान जिसका अभी हम लोगों ने नापा है ये BMI। तो ऐसे ही तुम लोग भी नापो यार, एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बताओ BMI का फॉर्मूला क्या है। ज्यादातर टाइम निकालने को तो नहीं आता है, बिकॉज मैथ्स का एग्जाम नहीं दे रहे हो तुम, सोशल साइंस का दे रहे हो, तो बस BMI का फॉर्मूला पता हो उतना बेटर है, बेस्ट है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने चैप्टर का बहुत बड़ा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। चैन की सांस लो और पानी पी लो, अपने क्रश को मैसेज भी कर दो। मजाक कर रहा हूं, अभी मत करो, अभी क्वेश्चंस बाकी हैं और एक टॉपिक बाकी है। अब है हमारा टॉपिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबिलिटी क्या होती है भैया? सस्टेनेबिलिटी होती है कि कोई चीज कितनी सस्टेन कर पा रही है, कितनी देर तक टिकी रह पा रही है, वो बच पा रही है कि नहीं। तो जो हमारा डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिक्स की भाषा में सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब ऐसा डेवलपमेंट हो जो लंबे समय तक टिका रहे। पर क्या हो रहा है अभी के टाइम पर? हम लोग देख रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। यहां तक कि जो रिन्यूएबल रिसोर्स है, वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो भी खत्म होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो उसका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, मतलब बारिश होना, बारिश से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना, फिर इसके बाद में वो बाहर निकलना, फिर वही चीजें, जो वाटर साइकिल है अपनी, वो पूरा होने में जितना समय लगता है उससे पहले ही हम लोग सारा पानी खत्म कर लेते हैं। तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो हम लोगों को ये चैप्टर क्या सिखा रहा है एंड में, कि ये जो हमारा रिसोर्सेज है, ये जो हमें जो फैसिलिटीज मिली हुई हैं, ये जो हमारी नेचुरल फैसिलिटीज जो हम लोग को मिली हुई हैं, वाटर, सॉइल, एयर, ये सब हमारी नहीं है, हमने अपने फ्यूचर जनरेशन से उधार लिए। अब ये हमारा एक तरीके से फर्ज बनता है कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको छोड़ कर जाएं, ये नहीं कि हम लोग एक्सप्लॉइट कर लें। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स ये बहुत ही बुरा है हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। तुम्हें पता है आज से कुछ साल बाद फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे, पेट्रोल वगैरह खत्म हो जाएगा। तो जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारा डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए। हमारा डेवलपमेंट हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। इसी वजह से तुम लोग देखोगे हम लोग सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट्स यहाँ पर CNG का यूज करने के लिए बोलती हैं, फॉसिल फ्यूल्स का जो हमारे पेट्रोल हैं जो बहुत ही कम मात्रा में हमारे पास है उन्हें यूज करने से रोकती हैं। बल्कि अब तो हम लोग CNG से धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल यूज पर आ रहे हैं, क्योंकि CNG भी हमारे पास लिमिटेड ही है। बट उससे क्योंकि हमारा एयर पॉल्यूशन कम होता है तो अभी भी हम लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट CNG यूज कर लो, इलेक्ट्रिकल पे अभी स्विच नहीं हो रहे हो तो। सो इसी के साथ हम लोग इस पूरे चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। हम लोगों ने देखा कि आइडिया ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट अलग अलग लोगों के लिए कैसा होता है, डेवलपमेंट किसी के लिए डिस्ट्रक्शन भी होता है कि नहीं, अगर होता है तो फिर उसका क्या सॉल्यूशन है, नेशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, कंट्रीज को कंपेयर कैसे किया जाता है। कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पैसा होता है, बट पैसे के अलावा जो अदर क्राइटेरियाज होते हैं वो हम लोगों ने देखा। और हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे पता लगाते हैं, हमारे यूनाइटेड नेशंस कैसे पता लगाता है कि कोई कंट्री कितनी डेवलप्ड है, कितनी नहीं डेवलप्ड है। हम लोगों ने सारे प्रोज कॉन्स देखे, एवरेज इनकम के प्रोज कॉन्स देख लिए, BMI देखा, और फिर एंड में हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखा कि हमारा जो गोल है डेवलपमेंट का वो ये होना चाहिए कि ये डेवलपमेंट सस्टेन करे, ये नहीं कि कुछ सालों में खत्म हो जाए, कुछ सालों में हमारा डेवलपमेंट डिस्ट्रक्शन हो जाए हमारे आगे वाली पीढ़ियों के लिए। तो यार चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, अब आओ क्वेश्चंस देख लेते हैं और खत्म करते हैं यार इस चैप्टर को। चलो पहला क्वेश्चन, consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries, which of the following is the essence of this statement। हमारे पास एक स्टेटमेंट है
उसका हम लोगों को एसेंस बताना है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से इस वाले स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहा है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या नेशनल डेवलपमेंट, तो अपना ऑप्शन नंबर सी सही है यार। जो कंट्रीज होती हैं, जो स्टेट की बाउंड्रीज होती है, उसको इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं देखता है कि भाई अगर कहीं एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो ये नहीं कि बस दिल्ली में ही होगा, आसपास के स्टेट्स में भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। नोएडा वगैरह जो एनसीआर का एरिया है, जो यूपी में आता है, वहां पर भी पॉपुलेशन की बहुत दिक्कत होती है भाई। ऐसे ही ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है, तो वो सिर्फ ये थोड़ी ना है कि किसी एक कंट्री के बाउंड्री के ऊपर ही ओजोन लेयर डिप्लीट होगा, वो तो पूरा एक मेजर चंक एक साथ में डिप्लीट हो जाता है, तो फिर हमारी बाकी कंट्रीज को भी उसका इफेक्ट झेलना पड़ता है। तो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इंटरनेशनल टॉपिक है, कोई देश पर एक तरीके से हम लोग नहीं थोप सकते कि तुम्हारे वजह से ये दिक्कत हुई। हम लोग को साथ बैठकर इस पर एक तरीके से बात करनी होगी और सब सही करना पड़ेगा। आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका तो आंसर सी सही था। अब आओ थोड़े लंबे क्वेश्चन देखते हैं। कंसिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। अभी हम लोगों ने ये देखा था एमसीक्यू में। अब इसको हम लोग को जस्टिफाई करना है, तो कैसे करोगे यार? जब ऐसा क्वेश्चन आए जो तुम्हें पूछे कि बताओ ये वाला स्टेटमेंट है, इसको तुम कैसे जस्टिफाई कर रहे हो, तो तुम्हें क्या बताना है कि ये स्टेटमेंट कह क्या रहा है, ये स्टेटमेंट के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, वो सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पॉइंट उठा के लिख दो, 4 पॉइंट बना दो, 5 पॉइंट बना दो और बस पूरे नंबर मिलने हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा कि इन्वायरमेंटल इज डिग्रेडेड। अगर ये 5 नंबर में आए तो हम लोग लिखेंगे कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता क्या है। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है? जब हमारा जो बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज है वो खराब हो जाते हैं, एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, यूज करने लायक नहीं रहते, एयर, वाटर, सॉइल। तो हम लोग उससे एक पैराग्राफ से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर हम लोग पॉइंट में लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे कि जैसे पॉल्यूशन है, किसी एक कंट्री का पॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंट्री के बाउंड्री में रहेगा, अलग अलग कंट्री में जाता है। डिफॉरेस्टेशन है, वो सिर्फ एक कंट्री की दिक्कत नहीं है, डिफॉरेस्टेशन होगा तो ऑक्सीजन वगैरह का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा, तो बाकी कंट्रीज में भी यही दिक्कत आएगी। ठीक है, वो किसी एक कंट्री का तो है नहीं। ब्राजील में जैसे जंगलों में जब आग लग जाती है तो आसपास की कंट्रीज में हम लोग को देखने को मिलता है कि उसका काफी इफेक्ट होता है, रेनफॉल पैटर्न तक बिगड़ जाते हैं भाई। लैंड डिग्रेडेशन और डैम का अगर बस्ट होता है तो सिर्फ एक स्टेट, एक देश की दिक्कत नहीं होती है, वो धीरे धीरे करके बाकी जगहों पर भी फैलने लग जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ना कोई जगह देखता है, ना स्टेट देखता है, ना नेशन बाउंड्री देखता है। और नेशनल कैलामिटीज होते हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सब भी एक नेशन कंट्रोल नहीं कर सकता है, ये सब किसी एक नेशन की दिक्कत भी नहीं होती है। अगर ये दिक्कत होगी तो पूरे वर्ल्ड को इससे दिक्कत होगी, तो हम लोग को साथ मिलकर इसको एक तरीके से ठीक करने की जरूरत है, इस पे बात करने की जरूरत है। ठीक है, और जैसे क्लासिक एग्जांपल है कि नदियां, पॉल्यूटेड रिवर्स सिर्फ एक स्टेट में नहीं बहती है, एक कंट्री में नहीं बहती है, वो रिवर बाकी जगहों पर भी जाती है, बाकी जगहों के लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दस ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि जो हमारा कॉन्सिक्वेंस है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का, वो किसी एक कंट्री में नहीं रहता है, वो बाउंड्री नहीं देखता है, वो हर तरफ फैलता है। तो हम लोगों ने 4-5 पॉइंट लिख दिए, इससे हम लोग को जो ये स्टेटमेंट था वो और सही लगने लग गया, ये स्टेटमेंट जस्टिफाई हो गया। तो समझ में आया कि जस्टिफाई वाला, जस्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे। इसके बाद में जो तुमने चैप्टर में जो टॉपिक उससे रिलेटेड पढ़े हुए हैं वो सब डाल दो, 4-5 पॉइंट बना दो, अच्छे से उसको कंक्लूड कर दो एक पॉइंट में, अगर कुछ एग्जाम्पल हो तो वो लिख दो, बस ये जस्टिफिकेशन वाला आंसर खत्म। ऐसे तुम जस्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन से डील कर सकते हो। आगे के चैप्टर्स में हम लोग इसको और अच्छे से देख रहे होंगे कि जस्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन से कैसे डील करना है। आगे के चैप्टर में हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और तुम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो, इसका मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो। ठीक है, तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन ही हम लोगों ने कर रखे हैं। बीच में पढ़ते वक्त भी हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे, पॉइंट वाइज पढ़ा था, और एंड में भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए। इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आना है। सांस ले लो, पानी पी लो और नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो देख लो। ठीक है, अब क्या करना है, अब तुम्हें शांति से सांस लेनी है और नेक्स्ट वीडियो देखना है जिसमें हम लोग आसानी से अपने बाकी चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को प्रॉपर वर्कशीट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट
सबकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पढ़लेक्स ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पर भी तुमको सारी चीजें मिल जाती हैं। नीचे प्लेलिस्ट की भी लिंक मिल जाएगी। सारे चैप्टर्स आज ही कंप्लीट कर लो। तो जाना, जा पढ़ ले।